हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल निम्बल बायोलॉजी। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ तक पढ़े थे, गैमेटोजेनेसिस तक स्टार्ट कर चुके थे। गैमेटोजेनेसिस तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमें स्टार्ट करना था। तो गैमेटोजेनेसिस बचा है, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस बचा है, ठीक है, लैक्टेशन, पार्चुरेशन बचा हुआ है। उसको किसी एक क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, पुरानी एनसीईआरटी देखा है चैप्टर नंबर 4, नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? हमने पहला चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर हम पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और जो हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक हम पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हम कंप्लीट वहाँ हम चूँकि पढ़ चुके हैं, तो उस पर बात नहीं करते हैं। हम लोग चैप्टर बात करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये हमारे चैप्टर हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, चैप्टर 3। अब यहां पे देखिए दो वर्ड से हमारा चैप्टर बना हुआ है, रिप्रोडक्टिव और दूसरा वर्ड है हेल्थ। तो पहले हम चैप्टर्स का जो मीनिंग है उसको हम समझते हैं और फिर इसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो सबसे पहले नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, पहला वर्ड हमारा क्या है? दो वर्ड से बना हुआ। कौन कौन सा वर्ड है? जो इसका पहला वर्ड है वह है रिप्रोडक्टिव। पहला वर्ड क्या है? रिप्रोडक्टिव। और सेकेंड वर्ड क्या है? हेल्थ। तो सबसे पहले तो हम क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे हेल्थ क्या है, यानी ये जो हेल्थ वर्ड है वो क्या है, स्वास्थ्य क्या है। फिर हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। कोई बताएगा? कोई भी? हेल्थ क्या है? हाँ, कोई बोले हेल्थ का डेफिनेशन। हाँ, किसी पर्सन को डिजीज नहीं है, किसी पर्सन को अगर बीमारी नहीं है तो क्या हम कह देंगे वो हेल्थ है, वो हेल्दी है, स्वस्थ है? नहीं, ये कहना जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्सन को अगर बीमारी नहीं है तो वो क्या है, वो हेल्दी है। जैसे हम ले लिया जाए किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, उसके हाथ पैर क्या हो, टूटे हुए हों, एक पोलियो हो किसी पर्सन को, एक ऐसा पर्सन जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, या क्या है उसे कोई बीमारी नहीं है, बस उसका क्या है, इंजर हो चुका है उसका हाथ या पैर, क्या कह सकते हैं कि बस हेल्दी है? नहीं, हम कहेंगे वह हेल्दी नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? हेल्थ का डिफिनेशन ही देख लेते हैं, आखिर ये हेल्थ है क्या। ठीक है, अब अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो हेल्थ का डेफिनेशन क्या दिए हैं, इसका अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस हेल्थ के डेफिनेशन पे कि क्या है ये हेल्थ। तो जो हेल्थ है वो हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ, हम एनसीईआरटी की बात करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा, तो हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। हेल्थ है क्या? हेल्थ कहा गया, हमारे एनसीईआरटी का लाइन लिखता है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है। हेल्थ क्या है? एक अवस्था है जो किसी पर्सन की, एक ऐसी अवस्था जो किसी पर्सन के मेंटल, फिजिकल, सोशल और उसके बिहेवियर के बारे में बताता हो, उसके इसकी पोजीशन बताता हो, उसके बारे में बताता हो, उसके अच्छे वह पर्सन जो है फिजिकली मेंटेन है कि नहीं है, वह सोशली फिट है कि नहीं है, मेंटली फिट है कि नहीं है, फिजिकली फिट है कि नहीं है। तो जितने भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वह स्वास्थ्य है कि नहीं, हेल्थ है कि नहीं, इसी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलेंगे वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। यानी हेल्थ है क्या? बोलेंगे हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है, यानी हेल्थ इज क्या है? स्टेट है। स्टेट किसका है? ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग। कंप्लीट क्या है? वेल बीइंग, यानी सभी तरह से क्या है, अच्छा है। किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू देयर मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, बिहेवियरल क्या है वह? वेल बीइंग है, फिटनेस की बात कर रहे हैं। यानी हम कहेंगे हेल्थ है क्या? तो हेल्थ एक ऐसी अवस्था है जो किसी पर्सन के मेंटल यानी दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे, फिजिकल शारीरिक तौर पे एंड सोशल यानी उसकी सामाजिक तौर पे, और उसी में ऐड कर सकते हैं हम लोग उसकी बिहेवियर की बात है, स्वभाव की बात करेंगे। जो पर्सन इन तीनों या चारों चीज़ों से क्या हो, अच्छा हो, उस पर्सन को बोलेंगे वो पर्सन क्या है? बोलेंगे पर्सन
हेल्दी है। ठीक है, समझ में आ गया हेल्दी का डिफिनेशन, हेल्थ का डिफिनेशन पीछे सभी को? ठीक है, क्या बोलेंगे? हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबीइंग ऑफ किसके रिलेटेड टू, किससे? मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबीइंग। ठीक है, नॉट मेरेली एब्सेंट ऑफ डिजीज। ये वर्ड याद रखेंगे, एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? किसी पर्सन को, एक ऐसा पर्सन जो मेंटली फिट हो, जो सोशली फिट हो, जो फिजिकली फिट हो, और क्या हो, जिसकी बिहेवियर भी ठीक हो, जिसकी स्वभाव भी अच्छा हो, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे पर्सन को बोलेंगे पर्सन क्या है? स्वस्थ है। हाँ, ये जरूर याद रखेंगे, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जिस पर्सन को डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो पर्सन क्या है? स्वस्थ है। तो ये वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ये वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया हेल्थ का डिफिनीशन। अब वर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम हेल्थ की बात करें, फिजिकली मेंटली फिट की बात करें, लेकिन दूसरा वर्ड हमारा क्या है? दूसरा वर्ड हमारा रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी हेल्थ की प्रोसेस, जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स आ जाएंगे, अगर वह क्या है हमारे, वह कंप्लीट वेलबींग है, वह सही है, बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हेल्थ हैं सभी को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, अब हेल्थ भी कई टाइप के पड़े होंगे, गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, अनहेल्थ। ऐसे पर्सन सुने ना, बोलेंगे गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, अनहेल्दी पर्सन, डिजीज। तो इसमें कई सारे वर्ड आते हैं। इसमें हेल्थ भी कई पार्ट में कई सारे स्टेट बनाता है। एक बोलेंगे गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ कौन है? एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, टोटली फिट हो, उसमें कोई डिजीज नहीं हो, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करता हो, पूरी इसकी बॉडी के जितने भी फंक्शन, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं सब क्या है? प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे उसका हेल्थ कैसा है? उसका हेल्थ गुड है, बोलेंगे गुड हेल्दी या गुड हेल्थ। दूसरा था बैड हेल्थ। अब बैड हेल्थ क्या है? अब बैड हेल्थ क्या है? बैड हेल्थ क्या है? जब पर्सन तो हेल्दी है, कोई डिजीज नहीं है उसे, लेकिन वह क्या है? वह अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? बैड हेल्थ। ठीक है, उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वह काम तो कर रहे हैं, फंक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है उसको उतना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जिसने बॉडी को, उसको, उसके बॉडी के ऑर्गन को जितना परफॉर्म करना चाहिए वह उतना नहीं कर रहा, तो बोलेंगे बैड हेल्थ। तीसरा था अनहेल्थ। अब अनहेल्थ क्या है? पर्सन हेल्दी नहीं है, बोलेंगे अनहेल्थ। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई डिजीज नहीं होता है, कभी कभी हमें कोई डिजीज नहीं होता है, लेकिन जैसे हेडेक, फीवर, ये क्या है? ये हमें कोई डिजीज नहीं हुआ, लेकिन हम क्या है? अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं उस स्टेट में। जैसे क्या है, हमारी बॉडी क्या घबराहट होने लगी, अचानक कहीं चले गए, कहीं जाने के बाद नए एरिया में चले गए, नए इन्वायरमेंट चले गए। नए इन्वायरमेंट में जाने के बाद हम क्या होते हैं, वहाँ पे हम एडॉप्ट नहीं कर पाते। कुछ देर के लिए हम क्या फील करते हैं? अनकंफर्टेबल फील करते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे ही अपने घर पे वापस आए, फिर हम फिट हो जाते हैं। तो उस केस को क्या बोलेंगे? वहाँ हमें बीमारी तो नहीं हुई थी, हमें कोई डिजीज तो नहीं हुआ था, बोलेंगे क्या उस केस में हम क्या थे? अनहेल्थ थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। लेकिन जब कोई सिम्टम्स दिख जाए, कोई सिम्टम्स दिखे अनहेल्थ के बाद, बॉडी वीक होने लगे, बॉडी में कोई सिम्टम्स दिखने लगे, बॉडी हमारा सही तरीके से जो फंक्शन करना था फंक्शन नहीं करे, फंक्शन स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो उस केस को बोलेंगे डिजीज। तो डिजीज भी एक स्टेट है। जिस तरह हेल्थ एक स्टेट है, हेल्थ एक अवस्था है जो बॉडी के फिटनेस को बताता है, उसी तरह डिजीज भी क्या है? डिजीज भी एक स्टेट है जो हमारी बॉडी के अनफिटनेस को बताता है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हैं उनके मल फंक्शन के बारे में बताना है कि हमारे बॉडी सही से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में क्या आती है? बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिजीज बोलेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए? एक स्टेट है हेल्थ का, दूसरा डिजीज। दोनों बॉडी के स्टेट को बताते हैं, दोनों बॉडी की हमारे अवस्था को बताते हैं। एक सही के अवस्था को बताता है और एक क्या करता है? उसके जब सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, बॉडी हमारा सही फंक्शन नहीं करता, तो ये इसकी अवस्था को बताता है। आगे समझ में सभी को, सभी लोग को? ठीक है, तो क्या बोले हम लोग? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात। अभी हम क्या समझे? चैप्टर्स के मीनिंग्स के बारे में पढ़े। जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव का मतलब समझ गए, हेल्थ का मतलब समझ गए। अब हम बात करेंगे किसकी? इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम इसकी बात करेंगे। एक मिनट, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कभी कभी भूल जाते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो रहा है सही तरीके से, देख लेते हैं, फिर आते हैं अगला। अब आते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं उसकी बात कर लेते हैं, और फिर इसके बाद चैप्टर्स को स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या?
सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक के जरिए इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो इसका टॉपिक हो जाए, पहले तो हम यही इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो पहले हम क्या इस चैप्टर में पढ़ते हैं, पहला टॉपिक इसमें यही पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। और हमें लगता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी जस्ट तुरंत पढ़े हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ लेंगे। फिर हेल्थ कैसे डिस्टर्ब होता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डिस्टर्ब कैसे हो गया, कैसे ये हेल्थ क्या हो गया कि हमारा जो हेल्थ है वो कैसे डिसऑर्डर कैसे हो गया। फिर उसको हम स्ट्रेटजी कौन कौन से इसको स्ट्रेटजी अपना है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें बात करेंगे कौन कौन सी RCH के बारे में, NCERT दिया क्वेश्चन भी बनता है हमारा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है पॉपुलेशन की बात कर लेता है। तो हम बात करेंगे किसकी, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की बात करेंगे। फिर पॉपुलेशन इसी में बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। ठीक है, जनसंख्या और जनसंख्या विस्फोट क्या है, यहीं पे बात करेंगे। फिर इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल। क्योंकि पॉपुलेशन जब पढ़ लेंगे तो शायद हमें ये पता चलेगा कि पॉपुलेशन जो है वो हमें क्या करता है, नुकसान करता है हमारी पूरे सिस्टम को, हमारी सोशल को, हमारी जो सोसाइटी है उसको क्यों नुकसान करता होगा। क्योंकि पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो सोर्स क्या होगा, रिसोर्सेज कम होंगे। तो कैसे इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को, कैसे इफेक्ट करता है, हम इसकी बात करेंगे। किसमें, पॉपुलेशन की बात करेंगे। और पॉपुलेशन में क्या करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करना है हम इसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे। और इस पॉपुलेशन कंट्रोल में हम अलग से इसको क्या पढ़ेंगे, इस जो पॉपुलेशन जब कंट्रोल करेंगे तो इसको कंट्रोल के लिए एक मेथड पढ़ेंगे, कई सारे मेथड पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर देंगे, बर्थ को कंट्रोल करेंगे, जिसको एक वर्ड दिया जाएगा, बोला जाएगा कंट्रासेप्शन। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंट्रासेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मेथड इसमें यूज करेंगे उसको बोलेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव डिवाइस बोलेंगे। तो उस कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बात करेंगे, यानी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बात करेंगे। और कंट्रासेप्टिव डिवाइस में कई सारे हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे तो क्या क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे इसमें कौन कौन सा मेथड, नेचुरल, आर्टिफिशियल, इस तरह का यूज करेंगे। कुछ नेचुरल मेथड भी आते हैं कंट्रासेप्टिव के, तो बोलेंगे नेचुरल मेथड। कुछ मैन मेड हैं तो बोलेंगे कौन सा मेथड, बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड। दिख रहा है सभी को, इंक फीका हो गया। ठीक है, चेंज कर देते हैं। तो अगला क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, चेंज कर देते हैं भाई। ठीक, देखिए तो हो गया कौन कौन सा, कंट्रासेप्टिव डिवाइस में बात करेंगे नेचुरल मेथड की। तो इसी में एक टॉपिक आ जाएगा हमारा। ठीक, कंट्रासेप्टिव डिवाइस, नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड अभी पढ़ेंगे, 3 मेथड आता है, विड्रॉल मेथड, सेफ पीरियड, लैक्टेशनल एमेनोरिया, 3 मेथड की बात करेंगे। आर्टिफिशियल मेथड आती है, आर्टिफिशियल मेथड में भी हम बात करेंगे क्या क्या, इसमें भी आ जाएगी, कई सारे टॉपिक आ जाएंगे इसमें। हम केमिकल का यूज करेंगे आर्टिफिशियल में, बोलेंगे केमिकल मेथड। बैरियर का यूज करेंगे, बोलेंगे बैरियर मेथड, या इसी बोलते हैं फिजिकल मेथड। तो आ जाएगा कौन कौन सा, बैरियर मेथड, या इसी बोलेंगे फिजिकल मेथड। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा बैरियर मेथड, फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड, ये हम बात कर लेंगे। केमिकल यूज करेंगे तो बोलेंगे केमिकल मेथड। अब दिख रहा है कि नहीं, कट जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी फिर से हम स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे केमिकल मेथड। ठीक, अब केमिकल मेथड में भी कई सारे हैं। केमिकल मेथड में क्या है, हम पढ़ेंगे कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, हम पढ़ेंगे उसमें कुछ आईयूडी के बारे में, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ क्या हम पढ़ेंगे, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात करेंगे। फिर इसी में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड एक मेथड है जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। सर्जरी के थ्रू पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर्जिकल मेथड। ठीक, तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल में क्या पढ़ेंगे, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे। फिर आता है कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लिए, पॉपुलेशन पढ़ लिए, कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ लिए। अगला टॉपिक आ जाता है जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद एक मेथड आती है यहाँ पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। कुछ ऐसे प्रेगनेंसी होती है जिसको हमें क्या करना होता है, एबॉर्ट करना होता है, यानी एबॉर्शन की बात करने वाले हैं। तो इसमें अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा क्या, MTP की बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को कॉमन नेम क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोला जाएगा। फिर इसके बाद इसी में एक टॉपिक आ जाता है हमारा आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हम बात करें कुछ ऐसे कपल्स में, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो चाह रहे होंगे बेबी, लेकिन उनको बेबी नहीं होता होगा, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उसकी बात करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू। और फिर इसी में हम बात क्या करने वाले हैं, एक लास्ट टॉपिक है हमारा जिसको बोलेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, उधर नहीं दिख रहा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं
क्या हम बात करेंगे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनेरियल डिजीज की बात करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात करेंगे। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये आपका पूरा चैप्टर है, ये हम लोग का क्या कर रहा है, ये हमें यही पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना हमें? एक चैप्टर एक ही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर एक ही हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं एक चैप्टर में कई सारे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कई सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आ रहा समझ में? क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव जो चैप्टर है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हम इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन क्या है इसकी बात करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, इस इंडिया का हमारा पॉपुलेशन कितना है, दोनों को कंपेयर करेंगे। आपको पता है इंडिया का पॉपुलेशन कितना होगा? एक खास बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पॉपुलेशन था इसको सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पे प्रोग्राम चलाया था वो इंडिया ने चलाया था। 1951 में 1951 में इंडिया ने फैमिली प्लानिंग नाम का क्या कहते हैं प्रोग्राम चलाया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, सब इसको समस्या मारा था। 1957 में अमेरिका या इंग्लैंड ने इसको क्या किया था, आकर के इसको प्रॉब्लम के तौर पे किया था, लेकिन सबसे पहले इंडिया ने स्टार्ट किया था 1951 में। ठीक है, लेकिन आज आपको पता है कि इस पूरे कंट्री में देख लिया जाए तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है नंबर 1 पे है। पहले प्रॉब्लम माना इंडिया, सबसे पहला प्रोग्राम चलाया इंडिया, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ और आज हम सबसे आगे हैं। किसमें? पॉपुलेशन में केवल, बाकी किसी में नहीं। हम किस में हैं? पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन हमारा क्या है? फर्स्ट है। अभी बात करेंगे उसकी, कंपैरिजन किया जाएगा इंडिया का पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ने से होता क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या इस नेचर को डैमेज करता है, हम इसकी बात करेंगे। और यहीं पे एक छोटी सी टॉपिक आएगी पॉपुलेशन एजुकेशन की, तो पॉपुलेशन एजुकेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल या मेन टॉपिक हो गया इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इरेज करें। अब आते हैं सबसे पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमें लगता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पहले ही बताए हैं अभी जस्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहीं से बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या है इसकी बात कर लेते हैं आप। ठीक है, हाँ चैप्टर जल्दी कंप्लीट करेंगे हम लोग, ज़्यादा चैप्टर को डिटेल नहीं किया जाएगा, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर को 1 से 2 लेक्चर में ही कंप्लीट किया जाएगा। आधा चैप्टर आज हो जाएगा, उसके बाद बचेगा फिर एक दिन हो जाएगा। देखिए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको भी रेज कर दें, चलो इसको भी कर देते हैं। अच्छा, केवल वही दिख रहा था, पूरा बोर्ड नहीं। चलिए, हाँ लिखा हुआ क्या होता है, लिखा हुआ दिखता है। आगे स्टार्ट करें। चलिए देखिए, तो सबसे पहले वर्ड समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम पढ़ लिए। अब बात करते हैं किसकी? पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है? तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है। जनसंख्या, लोगों की क्या करना, संख्या काउंट करना, लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या। पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ये है क्या, पहले एक बार समझते इसको। बहुत पहले पढ़े होंगे, 9th में पढ़ लिए होंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट से बनी हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी जो है वो बनी किससे है? एक स्मॉल बेसिक स्ट्रक्चर से बनी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं सेल। तो हमारी बॉडी जो है बनी किससे है? सेल से बनी हुई है। तो अब हम सेल पे नहीं आते कि सेल पढ़ चुके हैं। सेल जब ग्रुप करता होगा तो क्या बनता है? सिमिलर काइंड के सिमिलर तरह के सेल क्या करते हैं? जब ग्रुप करते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ सेल, पहले पढ़ेंगे बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, लेकिन अब नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि अब हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल अगर हम कहेंगे तो वो टिश्यू नहीं है। जरूरी नहीं है कि टिश्यू ही होगा। अगर डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर से हम सेल को लेकर ग्रुपिंग कर दें, क्या वो टिश्यू होगा? नहीं, वो टिश्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हेयर का सेल ले लें, हेयर सेल को ले आके यहाँ रख दें, इस हेयर के सेल के साथ लीवर का सेल ले आके रख दें। किसका सेल रख दें? हेयर का सेल एक रख दें, एक लीवर का सेल रख दें, नेल का सेल रख लें, स्किन का सेल रख दें, टंग का सेल रख दें, इंटेस्टाइन का सेल रख दें। क्या एक टिश्यू है? ग्रुप कर दें, एक टिश्यू है कि नहीं है? बोलो, है? नहीं, क्यों नहीं है?
इसीलिए नहीं है क्योंकि सबका फंक्शन, सबका ओरिजिन डिफरेंट है, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और टिश्यू को हम कहेंगे ग्रुप तो तब बनेगा जब इनका फंक्शन सेम हो, जब इनका ओरिजिन सेम हो, जब इनका स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, सबका फंक्शन, लीवर सेल है तो बाइल जूस सिक्रेट करेगा, हेयर सेल है तो बाइल जूस तो सिक्रेट नहीं करेगा, नेल सेल है बाइल जूस सिक्रेट नहीं करेगा, इंटेस्टाइनल सेल है तो बाइल जूस सिक्रेट नहीं करेगा। तो हम कैसे कह दें कि ये टिश्यू है? तो क्या है, हम बोलेंगे टिश्यू है? नहीं, तो हम बोलेंगे टिश्यू नहीं है। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ये कहना सही नहीं है। क्यों कहना सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन, स्ट्रक्चर सब क्या है, डिफरेंट है। तो क्या बोलेंगे आखिर, हम क्या कहें कि टिश्यू, क्या डिफिनेशन क्या कहेंगे? बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल तो है ही, लेकिन सिमिलर काइंड के सेल का ग्रुप किसका है? सिमिलर काइंड के सेल का, एक तरह के सेल का, जिसका ओरिजिन सेम हो, जिसका फंक्शन सेम हो, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? ऐसे सेल को बोलेंगे टिश्यू कहेंगे। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल किसका, यानी कहेंगे टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल विद कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड परफॉर्म टू अ पर्टिकुलर टास्क, अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, यानी एक ऐसे सेल का ग्रुप जिसका ओरिजिन सेम हो, जिसका फंक्शन सेम हो, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, जो पूरा सेल मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता हो, परफॉर्म करता हो, कंप्लीट करता हो, ऐसे सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऐसे सेल को ग्रुप को बोलेंगे टिश्यू बोलेंगे। आगे समझ में? ये हमारा टॉपिक नहीं, अभी हम बात इसके बाद में करेंगे। तो सेल से क्या बना? टिश्यू बना। और जब सेल ही टिश्यू बनते हैं, तो टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनते हैं? बोलते हैं आर्गन। तो आर्गन्स बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप के आर्गन्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू हो गए। आर्गन्स बनेंगे, लीवर, स्टमक, ये सब क्या है? आर्गन्स हैं। और डिफरेंट टाइप के आर्गन मिलकर के एक सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, एक फंक्शन को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो बोलते हैं आर्गन्स का क्या है? ये आर्गन्स का सिस्टम है, बोलेंगे आर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में एक आर्गन है? डाइजेस्टिव में एक आर्गन है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्गन कौन कौन से हैं? लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्गन कौन कौन से हैं? कौन कौन सा डाइजेस्टिव आर्गन है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है? लंग्स, किडनी, क्या बोला जाए, लंग्स डाइजेस्टिव आर्गन्स है। किडनी नहीं, फिर क्या है? हाँ, क्या है? स्टमक हमारा क्या है? डाइजेस्टिव आर्गन्स है। इंटेस्टाइन क्या है? डाइजेस्टिव आर्गन्स है। ओसोफेगस क्या है हमारा? डाइजेशन तो नहीं करता, फिर आर्गन कैसे हो गया? क्योंकि उसमें क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया कौन कौन सा, हम पढ़ेंगे ना, माउथ, बकल कैविटी, टीथ, टंग, ऐसा कुछ, ओसोफेगस, फायरिंग्स, ऐसा कुछ हम पढ़ते होंगे। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। तो यही तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेम इसी तरह रिस्पायरेशन लेने के लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है, बोलेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। लोकोमोशन के लिए अलग सिस्टम है, बोलेंगे लोकोमोटरी सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास कई सारे सिस्टम हमारे, हाँ, पूरी बॉडी, पूरी हमारे सिस्टम मिलकर के एक पूरी कंप्लीट क्या बनाती है? एक बॉडी बनाती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो कई सारे सिस्टम मिलकर के क्या बनाती है? लिखना लिख सकते, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में। और सभी सिस्टम मिलकर के कंप्लीट बॉडी बनाती हैं, बोलते हैं कंप्लीट बॉडी, या क्या बोलते हैं इसी को? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बनता है कि नहीं बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है, बनेगा। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, लेकिन कंडीशन याद रहे, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और जब ऑर्गेनिज्म सिमिलर काइंड के, एक तरह के ऑर्गेनिज्म का जब ग्रुप बनता है, तो बोलते हैं उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल कह दें, केवल नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं कहेंगे, सिमिलर काइंड के इंडिविजुअल का नंबर ग्रुप होना चाहिए। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जब किसी इन्वायरमेंट में, जब किसी जगह पे, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे एक सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हो तो बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, यहाँ मान लेते हैं क्या है एग्जाम्पल में, एक पेड़ है मान लेंगे, ठीक लग रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है? एक पर्सन है, हाँ मान लेते आप लोग हैं, पर्सन हो गए। कौन है? कौन है? सभी लोग हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक है।
कितने हैं, पीछे वाले जितने लाइन है सब पीछे वाले हैं। हाँ 10 लोग हैं, मान लेते कितने हैं, 10 लोग यहाँ पे बैठे पेड़ के नीचे, यहाँ भूल जाएंगे अभी, क्लास छोड़ देते हैं, क्लास से नहीं, बाहर हम कहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं, 10 हो गए। और इन्हीं के बगल में 10 कुत्ते भी हैं, इन्हीं के बगल में कौन है, डॉग है। इसमें हंसने वाली क्या बात है, कुत्ते के बगल में नहीं बैठते हैं, अच्छा वो हमारे बगल में आकर बैठ जाता है, ठीक है। तो बगल में क्या बैठा हुआ, हम मान लेते हैं 10 क्या है, ह्यूमन है, 10 क्या है, कुत्ते हैं, और 10 मान लेते हैं बगल में क्या है, 10 इसी के बगल में मान लेते कोई गाय भी है। चलो ट्राई करते हैं, मान लेते हैं गाय है, ठीक। चलो ये ले लेते हैं, गाय हो गई, ठीक। गाय भी है उसी बगल में, इसी के बगल में चींटी है, इसी के बगल में कई सारे एनिमल हैं। अगर हम पूछे यहाँ का पॉपुलेशन बताइए तो कितना होगा, क्या बताएंगे, 10 ह्यूमन है, 10 डॉग हैं, 5 गाय हैं, 10 चींटी यहाँ मान लेते हैं, क्या पॉपुलेशन यहाँ का सबको ऐड कर देंगे, बोलो क्या पॉपुलेशन में सबको ऐड कर देंगे ऐड करेंगे नहीं, पॉपुलेशन हम पूछा जाएगा यहाँ पे किसकी पॉपुलेशन है, तो हम पूछे ही नहीं पॉपुलेशन किसकी, ह्यूमन का, कैट का, रेट का, मैट का, जो भी है, किसका पॉपुलेशन बात करें, काऊ का। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा पॉपुलेशन किसकी है। ये तो कम्युनिटी हो गई ना, ये तो क्या डिफरेंट टाइप के एनिमल एक कॉमन इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये पॉपुलेशन नहीं है, एक कम्युनिटी हो गई, ये इनकी कम्युनिटी हो गई। तो यहाँ पॉपुलेशन बोलेंगे, यहाँ पे ह्यूमन का पॉपुलेशन कितना है, 10 है, 10 कुत्ते हैं, तो बोलेंगे डॉग का पॉपुलेशन कितना है, 10। तो सिमिलर काइंड के स्पीसीज का जब ग्रुप बनता है तो क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो उम्मीद है पॉपुलेशन वर्ड समझ में आया, पॉपुलेशन वर्ड समझ में आया, यही था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। एक वर्ड और याद करेंगे, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, उसे बोलेंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिमिलर काइंड का ना, तो बोलेंगे सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो आपस में क्या कर सके, विच कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। यानी हम क्या बोलेंगे, जो आपस में क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है, और इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर से, तो उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन। तो बोलेंगे पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। इसी को नाम क्या देंगे, पॉपुलेशन। और डिफरेंट तरह के पॉपुलेशन, जैसे यहाँ एग्जांपल है, डिफरेंट तरह का पॉपुलेशन एक इन्वायरमेंट में, कॉमन इन्वायरमेंट में रहेगा तो नाम क्या देंगे, तब नाम देंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी रहती है तो नाम क्या देते हैं, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर। तो हम बाद में उसकी बात करेंगे, तभी हमारा वर्ड कहाँ था आया, पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन समझ में आ गया, पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। लेकिन हमारे चैप्टर्स में किसकी बात करनी है, सबकी नहीं करनी है, हमें केवल ह्यूमन का करना है। तो क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ह्यूमन, केवल ग्रुप ऑफ ह्यूमन कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ह्यूमन की बात करने जा रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ह्यूमन। यानी ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करने जा रहे हैं, ह्यूमन के पॉपुलेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे पॉपुलेशन। तो हो गया पॉपुलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, पहले टर्म को समझते हैं। पॉपुलेशन तो हम समझ गए, पॉपुलेशन क्या था हमारा, पॉपुलेशन था ग्रुप ऑफ ह्यूमन की बात करते थे, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एनिमल की बात करते थे। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन को ग्रुप को हम लोग क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। क्या कुछ खाता भी है ह्यूमन, हाँ कुछ खाएगा बिना तभी तो जिंदा रहेगा। तो कुछ रिसोर्सेज को ये क्या करता होगा, कंज्यूम करता होगा। अब क्वेश्चन ये है, किसी भी, अब दूसरा वर्ड समझने जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कब कहेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ गया, जनसंख्या विस्फोट कब कहेंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, पॉपुलेशन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ हमारी रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई इंडिविजुअल जो है, ह्यूमन जो बीइंग है, मान लेते हैं कोई एरिया है, अब इस एरिया में मान लेते हैं कोई एनिमल है, जो 10 एनिमल हैं, और ये इस नेचर में 10 एनिमल के खाने के लिए जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वह मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। 10 आदमियों को खाने के लिए उनके जो खाना है, जो फूड है, जो यहाँ पे रिसोर्सेज है, वह है 10 के लिए खाने के लिए। क्या कहेंगे पॉपुलेशन बढ़ा, नहीं, क्योंकि सबके लिए खाने के लिए है, तो हम कहेंगे नहीं कि कोई बढ़ गया, हम कहेंगे नहीं बढ़ा। जैसे मान लेते हैं 10 लोग हैं, पिछले लाइन में 10 लोग हैं, हाँ 10 के लिए हम क्या कर दें, एक 10 सेब रख दें, एप्पल रख दें, और बोले आके खा जाओ। सभी लोग कितना कितना लेंगे, हाँ तो पूरा लेके भाग जाना क्या, हम पूरा लेके भागेंगे, 10 लेके खा जाओगे।
अगर हमें एक एक लेना हो, हम एक एक खाएंगे ना, यहाँ पे नॉर्मली सबको बांटना हो तो हम क्या करेंगे, 10 खा जाएगा, 10 नहीं खाना हमें क्या करना है, अगर 10 के लिए रखा गया कितना खाओगे, अगर हम कह रहे हैं 10 के खाने के लिए है, जितना खा सकते हो उतना 10 के लिए रखा गया है, अब क्या करेंगे, तो 10 लोगों के लिए खाना है, मान लेते किसी नेचर में 10 पर्सन है, 10 इंडिविजुअल है, 10 ह्यूमन है और इनके लिए खाना 10 लोगों की व्यवस्था की गई है, तो 10 क्या है, 10 पेट भर के आराम से खाएंगे। लेकिन अगर इसी में 11वां पर्सन आ जाए, अब क्या होगा, एक और आ जाए, जैसे हम होता है कहीं कोई कुछ चीज़ें बनाते घर पे, मान लेते घर पे हम कुछ चीज़ें बना रहे हो, आ रहा है ना समझ में सबको, ध्यान सुनो इधर, मान लेते हम 10 घर पे अपने लिए कुछ बनाए हुए हैं, 4 लोग हैं, चारों लोग क्या किए हैं, बनाया हुआ कुछ भी बनाया है, अपने लिए हम बनाए हैं, खूब बढ़िया से बनाया है और सोच रहे अभी खाएंगे बैठ के, ठीक है, तैयारी में लगे हुए हैं, प्लेट में निकल गया खाने के लिए, प्लेट में आ गया, पानी रख लिए खाने के लिए, खूब मज़े से टेबल लगा लिए, अब भी खाने वाले हैं, तब तक क्या हुआ, कोई रिलेशन आ गया, एक और एक्स्ट्रा पर्सन आ गया, अब क्या होगा अब तो हमारा कम हो गया, जो हम निकाले थे खाने के लिए सभी के लिए हिस्से में बराबर थे, लेकिन एक पर्सन एक्स्ट्रा आ गया, अब क्या करेंगे, सब में से उसको देना पड़ेगा, कुछ कम हुआ कि नहीं रिसोर्स, जितना हमें खाना था, जितने हमारे लिए अवेलेबल था वो हमारा कम हो गया, रिसोर्सेज क्या कम हो गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मैनेज कर लिए, एक और बढ़ गया, शायद मैनेज कर लें, 10 लोग हैं, 10 लोग खाने के लिए 5 आ गए, अब क्या होगा, अब तो घटेगा, अब क्या होगा, अब घटेगा, 10 सेब रखे थे, एक एक सब ने बांट लिए, आराम से एक एक खा लिए, एक ही ग्राम आया, थोड़ा थोड़ा दे दिए सब, उसका भी हो गया। अब कह रहे हैं 10 लोगों के लिए सेब रखे हैं, 15 लोग को बोल दिए खाने के लिए 15 को, अब कैसे खाओगे, एक एक लेना, अब तो कंपटीशन होगा, अब क्या होगा, सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा, सेब को खाने के लिए क्या होगा, सभी बीच में कंपटीशन होगा, जो मजबूत होगा, जो स्ट्रांग होगा वो खा जाएगा, जो वीक होगा चुपचाप बैठ के देखता रहेगा, मुंह देखेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि उन लोगों से क्या से कंपटीशन कर सके, उनसे खा सके, तो वो नहीं खा सकता, खा पाएगा, अब इनके जैसे कहाँ खा पाएंगे, खा लेंगे, खैर पतले रंग लेके भाग जाएंगे, बीच से लेके भाग जाओगे, जो स्ट्रांग रहेगा वही पकड़ के क्या करेगा, वही दाब देगा, फिर क्या करोगे, फिर चिल्लाते रहोगे, ओहो मिला ही नहीं, होगा ना, जो पर्सन स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा, सबके बीच में अब कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो कौन पाएगा, वही पाएगा जो स्ट्रांग होगा, तो जब रिसोर्सेज कम होने लगते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाते हैं, अगर सेम तरह के स्पीसीज हो, सेम उनका रिसोर्सेज हो खाने के लिए, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, तो जब रिसोर्सेज कम हो जाए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाए, तो काफ़ी तेजी से बढ़े, जितना तेजी से रिसोर्सेज हमारा ना बढ़ रहा हो, उससे काफ़ी तेजी से नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हो, बोलेंगे पॉपुलेशन क्या कर रहा है, विस्फोट हो रहा है पॉपुलेशन, बोलेंगे पॉपुलेशन विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट हो रही है, पॉपुलेशन विस्फोट नहीं, बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलेंगे, तो सेकंड वर्ड क्या था हमारा, पॉपुलेशन तो समझ गए, सेकंड वर्ड हमारा क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अच्छा, बम का विस्फोट छोड़ दे, आज पॉपुलेशन का विस्फोट देख लो, उससे भी डेंजरस है, उससे भी खतरनाक है। जब बम विस्फोट करता है तो केवल जिस एरिया में जाता है उतने ही लोग मरते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन जनसंख्या जब विस्फोट करती है तो पूरा स्पीसीज खत्म कर देती है, पूरा सेम स्पीसीज ही गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, सेम चीज़ें हम खाने पे तुल गए, सेम चीज़ें हमें चाहिए खाने के लिए, कंपटीशन जितने भी सब मरेंगे, रिसोर्सेज और कम होंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम बढ़ाते जा रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, क्या होगा, रिसोर्सेज कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा ना, एक दूसरे को मार के क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो हमारी क्या बढ़ने जाए, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, नहीं समझ में आया। एक तरह के सिमिलर काइंड के इंडिविजुअल, सिमिलर काइंड के जब स्पीसीज का एक जगह पे रहती है, उसका ग्रुप होता है, तो बोलते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन, और जब रिसोर्सेज जो उसके खाने के लिए नेचर में मौजूद चीज़ें हैं उसकी तुलना में वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, उससे ज़्यादा हमारी नंबर बढ़ने लगे, कि स्पीसीज का संख्या बढ़ने लगे, तो बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जब जिस चीज़ से हम उसको जब मेज़र करते हैं कि कितने रेट से, कितने तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है ना, तो बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, रेट, तो हम पॉपुलेशन रेट भी निकाल लेते हैं। अब एक बात आती है यहाँ पे, पहले इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं पॉपुलेशन की, थोड़ा देख लेते हैं पॉपुलेशन, जैसे हम बात एग्जाम्पल ले लिया जाए वर्ल्ड का पॉपुलेशन, और एक साइड ले लेते हैं किसका पॉपुलेशन, अपने इंडिया का, इंडिया का पॉपुलेशन 1900 में, 1900 में
इस पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कितना था? जब हम बात करें किसकी, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, तो उस समय पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो था 2 बिलियन। कितना था? 2 बिलियन था। पूरे इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? अरब में था। सोच लीजिए, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन था। कब? 1900 में। और जैसे ही 2000 आया, 2000 में इसका पॉपुलेशन 2 बिलियन से बढ़कर के कितना हो गया? 6 बिलियन हो गया। कितना हो गया? 6 बिलियन हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ा, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें घबराने की बात नहीं है। अब आएगा बात कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो समझ में आ रहा है 2 बिलियन था, 6 बिलियन हुआ, 4 बिलियन बढ़ा इसके बीच में 100 साल में। अब यहाँ क्या होने जा रहा है? इंडिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो करीब 1947 में, जब हमारा देश क्या हुआ था आजाद, उसके पहले की बात कर रहे हैं, 1947 में, थोड़ा सा 1947 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था? यहाँ पे जब पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन था, तो इंडिया का अकेले इसमें 350 मिलियन था। इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो कितना था? 350 मिलियन था। पूरे इसमें इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और जैसे 2000 में यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो था वह 6 बिलियन हो गया, और इंडिया का पॉपुलेशन जो था वह अकेले 2000 में 1 बिलियन हो गया। सोच लीजिए, पूरे जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वह 6 बिलियन था, और अकेला इंडिया का कितना था? 1 बिलियन पॉपुलेशन था। काफ़ी तेज़ी से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा। और तो और जैसे ही मई में गया, यही 2000 में मई में गया, मई में जाते ही इसका 1 बिलियन भी क्रॉस कर गया। पॉपुलेशन क्या हो गया? काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अगर यहाँ पूरे वर्ल्ड और इंडिया का कंपैरिजन करें तो पूरे वर्ल्ड का 6 बिलियन है, अकेला इसमें क्या है? 1 बिलियन इंडिया का है। अगर देखें 6 लोग हैं, इस 6 लोग में 1 लोग क्या है? हर 1 लोग इंडिया का है। यानी पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जब 2000 में देखेंगे, उसमें हर 6वां व्यक्ति क्या था? हर 6वां व्यक्ति ह्यूमन था, क्या था? इंडियन था। ह्यूमन तो सब है ही, ह्यूमन तो क्या है? सब यही। ऐसा नहीं हर 6वां व्यक्ति क्या था? गधा था, घोड़ा था। नहीं, हम क्या कहने जा रहे हैं? हर 6वां व्यक्ति क्या था? इंडियन था, ठीक है। और आज आपको पता ही है पॉपुलेशन कितना है। आज आपको पता है इंडिया का पॉपुलेशन क्या है। आज पूरे वर्ल्ड को भी क्या कर चुके हैं हम? पीछे छोड़ के सबसे आगे चले गए हैं। तो क्या है, बाकी जितनी कंट्री है सब पीछे हैं, इंडिया का पॉपुलेशन सबसे आगे चल रहा है इस समय, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन। तो इतनी तेजी से क्या हुई? पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से बढ़ी। पॉइंट याद रखेंगे, 4 ही पॉइंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन बनते हैं इससे MCQ के से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं इस पे, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होती है, इसको बात करते हैं। अब यहाँ पे आया प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उससे पहले एक वर्ड पढ़ेंगे पॉपुलेशन एजुकेशन की। पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं। एजुकेशन पता ही है आपको, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, किसी को सिखाते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, वही क्या हमारी एजुकेशन हो जाती है। अब इस एजुकेशन सिस्टम में जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ने लगा, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बात है कि किसकी, कि अब लोगों को क्या करना है, पॉपुलेशन के बारे में बताया जाए कि पॉपुलेशन क्या होती है, यानी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या बढ़ने से हमें क्या नुकसान होने वाला है, रिसोर्सेज कैसे कम होंगे, हमारा नेचर कैसे डैमेज होगा, इसके बारे में बताया जाने लगा, ठीक है। तो लोगों को क्या किया जाने लगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन को से संबंधित क्या लगे, ज्ञान देने लगे, हम नॉलेज बताने लगे, अवेयरनेस कराने लगे लोगों को। इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया थी, एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं, स्पीसीज के बारे में लोगों को बताते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट जो चिंतन करने वाले व्यक्ति थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो सब ने क्या किया, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की अलग अलग अपने हिसाब से क्या दिया, परिभाषित किया, ठीक है। तो हमारा टॉपिक तो पॉपुलेशन एजुकेशन है नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। इतना डिटेल हमें नहीं जानना है। आते हैं जो हम पढ़े रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या थी प्रॉब्लम्स, और उसकी स्ट्रेटजी हमने क्या अपना, इसके बारे में बात करते हैं। NCERT का फर्स्ट पेज लिखा है हमारा 1951 में, 1951 में। अब देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ थी, इसकी प्रॉब्लम क्या थी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने से होगा क्या, रिसोर्सेज कम होंगे,
कंपटीशन बढ़ेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, ये सब प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी। इसके बाद अब आती है क्या, हमें पता है कि इंडिया जो थी वह क्या थी, इंडिया जो थी हमारी फर्स्ट कंट्री थी इस पूरे वर्ल्ड में जो जिसने क्या किया, पहली बार एक प्रोग्राम चलाया। पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा था कि इंडिया ने क्या किया 1951 में, पॉइंट याद रखेंगे, इंडिया क्या थी, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया 1951 में, पॉइंट याद रखें, क्वेश्चन बनते हैं, जिसका नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग। तो ये फैमिली प्लानिंग किस कंट्री ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो इंडिया ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग थी किसने स्टार्ट किया, इंडिया ने स्टार्ट किया। तो पॉइंट याद रखेंगे 1951 यानी 1951 में ये स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम, और ये क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो इंडिया वाज क्या थी, इंडिया जो थी वो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसने क्या किया, प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो फैमिली के लिए प्लानिंग इसने क्या कि हम क्या करेंगे, फैमिली के लिए पहले से प्लानिंग करेंगे कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर होंगे, हमारी फैमिली में कितने मेंबर होंगे, क्योंकि अपने कैपेसिटी के अनुसार हम कितने को हम क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, कितने को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने के लिए हम जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम क्या करें, अगर मैनेज कर पाते हैं तो हम पहले से क्या करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, पहले ही फैमिली जो हमारी होगी उसके लिए हम पहले ही प्लानिंग करके चलेंगे। तो इंडिया जो थी फर्स्ट कंट्री थी जिसने पहली बार क्या किया, फैमिली प्लानिंग। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी आती है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन, प्रेगनेंसी, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या है, प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये सब प्रॉब्लम ही तो है रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से प्रॉब्लम अगर पूछता है तो क्या होगी, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ किससे प्रॉब्लम है। फिर हम बात करते हैं किसी जेस्टेशन पीरियड की, जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा। बेबी का डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस में 9 मंथ के डेवलपमेंट बेबी में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डिजीज भी हो सकता है, भी क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। फिर हम बात करें कि इसकी डिलीवरी की, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके डिलीवरी के बाद उसके कैसे उसका ग्रोथ करना है, क्या ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हेल्थ हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वही हमारी प्रॉब्लम जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है बोलेंगे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कहेंगे। आ रहा समझ में, ठीक है। अब कह रहे हैं स्ट्रेटजी हमने क्या अपनाया, तो पहला स्ट्रेटजी यही है फैमिली प्लानिंग, इससे रिलेटेड हमने क्या किया, ये कोशिश की इसको करने के लिए। अब इसको करने के बाद स्ट्रेटजी के बाद आता है इसी को जो फैमिली प्लानिंग है, आज इसी को हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड नाम जान जिसका नाम है RCH, रिप्रोडक्टिव जो हमारी हेल्थ थी उसमें हमने स्ट्रेटजी क्या अपनाया, एक प्रोग्राम चला जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग, जो अब इस किस नाम से जानी जाती है, अब इसी को एडवांस फॉर्म में जानते हैं हम लोग RCH क्या है, कभी कभी फुल नेम भी हमारा पूछ देता है, तो क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मिल गया, ओपन करके देख लीजिए, मिल रहा है कि नहीं, सभी को मिल गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ये आ गया। अब ये प्रोग्राम क्या था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम क्या था। इस प्रोग्राम में हम क्या करते थे, एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जिसमें एक ऐसी कमेटी बनाई, एक ऐसी कम्युनिटी बनाएगी जो लोगों को क्या करे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में बताएं, रिप्रोडक्शन के बारे में बताएं, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी इवेंट्स हैं, उन लोगों को क्या बताया, इसके बारे में अवेयरनेस कराया जाए। जगह जगह क्या लगाया गया, जगह जगह कैंप लगाया गया, कैंप लगा करके लोगों को इसके बारे में बताया गया। लगता है ना अभी कैंप कहीं कहीं लगता है, उससे बारे बीमारी के बारे में लोग बताते, जैसे कोई डिजीज हो गया कैंप लगता है, फ्री कैंप लगता है, डॉक्टर्स कुछ लगाते हैं फ्री कैंप, डिजीज का फ्री में इलाज करते हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव की भी क्या लगती है, यहाँ पे RCH की कैंप लगती है, जो रिप्रोडक्शन के बारे में तो बताते ही हैं और चाइल्ड के केयर के बारे में भी बताएं, अपने हेल्थ के बारे में बताते हैं। यानी हम यहाँ पे जो ये संस्था है, जो यहाँ पे समिति है, जो कमेटी बैठी है, जो कमेटी है, ये क्या करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में लोगों को बताए, कैसे फंक्शन है, क्या बताती है कि कैसे हम इसे डिजीज से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे बच सकते हैं, जो सेक्सुअली डिजीज ट्रांसमिट होते जैसे एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनिटल वार्ड्स हो गया, ये सब जो डिजीज हैं, ये सब जो इससे नुकसान है, इससे कैसे बॉडी इफेक्ट होती है, कैसे बचना है, कैसे प्रिवेंट करना, अपने बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है, कौन सा मेडिसिन लेना है, कब लेना है, ये इसके बारे में ये बताती है। तो लोगों को अवेयरनेस कराया जाता है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के बारे में लोगों को बताया जाए, कितने मंथ की प्रेगनेंसी है तो उसमें जो मदर है उसको कौन कौन सी फूड देने की ज़रूरत है, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है उसको कौन कौन सा फूड चाहिए उस टाइम पे वो देने की यहाँ पे। फिर उसका डिलीवरी के बाद उसकी जो बेबी है उस बेबी को क्या
कौन सी फूड देनी चाहिए, कितना न्यूट्रिटिव फूड देना चाहिए, ऐसा नहीं ना कुछ भी खिला देंगे, ठीक है। मिल्क 6 मंथ तक मदर मिल्क देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इसके बारे में ये चीज़ें बताती है। तो आरसीएच क्या है? आरसीएच एक ऐसी प्रोग्राम है जो लोगों को अवेयर कराती है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, हेल्थ के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट है सब के बारे में बताती है। कौन? आरसीएच, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हाँ, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पॉइंट है, नोट कर लेंगे, एनसीईआरटी में सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आ गया, ये चीज़ें कराई जाता है। अब आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, अब यहाँ बात कर ली हम लोग, बात की पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो रिसोर्सेज कम होंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज क्या होंगे, रिसोर्सेज कम होने वाले हैं, और जब रिसोर्सेज कम होंगे तो क्या होगा? कंपटीशन होगा, लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्या हो गया कि स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को मारना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी, विलुप्त कर जाएगी, एक्सटिंक्ट कर जाएगी इस अर्थ से। तो हमें बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल कर लें तो रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं ही, रिसोर्सेज जितना है उतना ही है, हम पॉपुलेशन को क्या कर लें? कंट्रोल कर लें। पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? हम चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे, अच्छा दे पाएंगे। किसी फैमिली में 10 हैं, 10 मेंबर हैं, अब उस फैमिली को देख लीजिए, सेम वही किसी फैमिली में क्या है 5 मेंबर हो, दोनों में देख लीजिए डिफरेंस कितना है। कोई ऐसी कपल से, कोई ऐसी फैमिली है जिसके कितने 5 चिल्ड्रेन हो, 5 बच्चे हों, और कोई ऐसी फैमिली जिसके 2 बच्चे हो, दोनों में अंतर देख लीजिए आप क्या है। 2 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, अच्छी चीज़ें व्यवस्था कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, तो इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम है उतना ही अगर इनकम है तो भी उसे मैनेज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे 5 है तो क्या, सबको मेंटेन करना पड़ेगा, सबको मेंटेन के लिए सबको खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, सभी चीज़ सबको व्यवस्था कराना है हमें। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे जो जितना इनकम आ रहा है उसमें कई पार्ट में बढ़ गया, तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया, सोर्स ऑफ जो इनकम है वो सबका अगर सेम है उतना ही है, फिर भी हम सबको व्यवस्थित नहीं कर रहे, सबको हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गया, बढ़ गए। लेकिन अगर इस चीज़ों को हमें सही करना तो हम क्या करें, पॉपुलेशन को ही कंट्रोल करने। अब पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? पॉपुलेशन कंट्रोल क्या करना पड़ेगा? घर से निकले सबको मारना स्टार्ट कर दें, पॉपुलेशन कंट्रोल क्या करें? तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी और को नहीं कंट्रोल करें, हमें खुद से कंट्रोल करना है, तो क्या करें? सबको मारना स्टार्ट कर दें? नहीं, फिर क्या करें? कौन बताएगा, बोलो। कोविड से कंट्रोल कर दें? कोविड हमेशा नहीं ना आएगा, कोविड तो नेचुरली बैलेंस कर रहा है, कोई डिजीज है, पैंडेमिक एपिडेमिक है, हम ऐसे नहीं बैलेंस कर सकते हैं। क्या कोविड आएगा हमें नहीं मारेगा? हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल है, कोविड बुला दें, आ जाओ, कॉल करें, आ जाए, कौन, कोविड आ जाए। क्या कोविड हमको पहचान रहा है? ऐसा नहीं ना, कोविड जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो हम बुला सकते हैं, हम बुलाएंगे तो हमें नहीं मारेगा। हाँ, आके पूछेगा, हाँ क्या नाम है, आएगा, आइडेंटिटी कार्ड ले लेगा, पूछ लेगा कि हाँ सौरभ है, सौरभ को नहीं मारेगा। क्यों सौरभ नहीं मारेगा? ऐसा होगा? हाँ, आएगा, सौरभ से पूछेगा क्या है, आधार कार्ड दिखाओ भाई, दिखाएंगे आधार कार्ड, देखो मैं सौरभ हूँ, हम ही बुलाए थे कॉल करके, अच्छा ठीक है तुम जाओ, तुम्हें नहीं मारेंगे। कोविड है ना, वायरस है, हमें किसी को मारेगा, तो कोविड हम उससे नहीं कंट्रोल, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो हम क्या करें, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना, क्या करें, किसी को मार नहीं सकते, हम क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल कर, बर्थ को जो करें उसको कंट्रोल कर दें, जो प्रेगनेंसी उसको कंट्रोल कर दें, जो डिलीवरी हो रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हम किसी फैमिली में 5 से 10 मेंबर हो रहे हैं, हम उसको कंट्रोल कर दें। एक वर्ड सुने ना, दो हम दो हमारे दो, हम उसको उस स्लोगन को लेके आ जाए, हम उसको क्या करें, एक फैमिली में 2 ही मेंबर है, दो से 2 ही मेंबर हो, हम क्या करें, कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन अगर हमें कंट्रोल करना है, हमें बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा, बर्थ कंट्रोल करना है तो हम क्या करें, कई सारे मेथड अपनाएंगे, और कौन कौन से मेथड अपनाएंगे, यही हमारा चैप्टर है, यही हमें पढ़ना है, यही हमारा मेन चैप्टर है, यही मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो हम क्या करें, बर्थ कंट्रोल करेंगे, और जब बर्थ कंट्रोल करेंगे तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कंट्रासेप्शन। इसी वर्ड के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा कंट्रासेप्शन। तो आते कंट्रासेप्शन पे, यानी हम क्या करेंगे, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तो क्या करेंगे, बर्थ को ही कंट्रोल कर दें, बोलेंगे बर्थ कंट्रोल, और बर्थ कंट्रोल को प्रोसेस को नाम क्या देंगे, कंट्रासेप्शन, ठीक। तो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रासेप्शन करेंगे, तो ये वर्ड याद रहे, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो डिलीवर कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे क्या कर लिए, बर्थ कंट्रोल किए तो फिर पॉपुलेशन या जो है वो प्रोसेस अपने आप क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी।
तो ये हो गया कंट्रासेप्शन। अब जो भी डिवाइस, जो भी मेथड का यूज करेंगे इस कंट्रासेप्शन में, जो भी मेथड, जो भी डिवाइस का यूज करेंगे इस कंट्रासेप्शन में यानी बर्थ के कंट्रोल में, उसको बोलेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइस। उसको नाम क्या देंगे? कंट्रासेप्टिव मेथड या बोलेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो जो मेथड, जो भी हम डिवाइस का यूज करने जा रहे हैं इस कंट्रासेप्शन में बर्थ के कंट्रोल के लिए, उसको नाम क्या देंगे हम लोग? बोलेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड, बोलेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो कंट्रासेप्टिव जो मेथड, जो बर्थ कंट्रोल है, उसको हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो कंट्रोल से करें। या एक क्या करें, एक टेम्पररी मेथड से कंट्रोल कर लें, कुछ टाइम के लिए हम क्या करें, कंट्रोल कर लें, फिर बाद में चाहते हो बेबी को तो फिर से हम क्या करें, हटा दें। एक ये मेथड हो गया टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए मेंटेन कर लें। एक होती है हम क्या करें, परमानेंट ही कंट्रोल कर लें, परमानेंट। तो दो तरह की मेथड इसमें आ जाती है। जो कंट्रासेप्टिव मेथड है, जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, जो कंट्रासेप्शन है, ये दो तरह की है। कौन कौन सी है? एक है टेम्पोरेरी और दूसरा क्या है? दूसरा है परमानेंट सर्जिकल मेथड जिसमें आएगा। अभी हम पढ़ेंगे टेम्पररी में कौन कौन सा है, परमानेंट में कौन कौन सा है। ठीक है, तो टेम्पररी और दूसरा क्या है, परमानेंट मेथड है। परमानेंट में भी पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी, हाँ वैसेक्टोमी और टिबेक्टोमी आता है क्वेश्चन, तो वो हम पढ़ लेंगे टेम्पररी मेथड में। तो कंट्रासेप्टिव में से दो टाइप के हो गए, टेम्पररी होगा और दूसरा क्या होगा, परमानेंट। अगर हम कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ साल के लिए अगर हम कंट्रोल करते हैं प्रेगनेंसी को, तो क्या बोलेंगे, टेम्पररी मेथड। लेकिन इसी को परमानेंटली ही क्या कर दें, प्रिवेंट कर दें, प्रेगनेंसी को, बर्थ कंट्रोल कर दें, तो क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे परमानेंट मेथड। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड है जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इस कंट्रासेप्शन में? तो पहला मेथड इसमें आ जाता है। अब इसमें भी दो मेथड है, एक है नेचुरल मेथड, नेचुरली हम क्या कर दें, कंट्रोल कर दें, तो बोलेंगे नेचुरल मेथड। और एक मेथड आती है आर्टिफिशियल, मैन मेड है, तो बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड। तो कंट्रासेप्शन को किस तरह का, पहला आता है नेचुरल मेथड, पहला क्या है, नेचुरल मेथड, और दूसरा क्या है, दूसरा आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड, ठीक। नोट्स चाहिए इसका, ठीक है, मिल जाएगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए इसका तो क्या करें, नोट्स के लिए, हाँ अगर किसी को चाहिए होगा नोट्स तो वैसे हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल निम्बल बायोलॉजी, ठीक है। अगर आपको किसी चैप्टर का नोट चाहिए तो क्या करेंगे, एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है निम्बल बायोलॉजी, उस पर जा करके ज्वाइन करिए और उस पर PDF में पड़ा हुआ है नोट्स, ठीक है, जा करके वहाँ से नोट्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट्स, यहाँ पे निम्बल बायोलॉजी, यहाँ से नोट्स मिल जाएगा, हम उसे प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे PDF का लिंक, ठीक है। तो ये हो गया। तो दो मेथड हो गया कंट्रासेप्शन के, कौन कौन सा मेथड हो गया, एक हो गया नेचुरल मेथड और दूसरा कौन सा मेथड हो गया हमारा, आर्टिफिशियल मेथड। तो दो मेथड हो गए। अब नेचुरल मेथड में पढ़नी है 3, हमसे पूछा जाएगा, अगर पूछ लेगा इसमें हमें कोई ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर रिलेटेड टू किससे, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। तो हमें पॉइंट याद रखना है कौन कौन सा मेथड है नेचुरल में, नेचर के थ्रू कंट्रोल हो। अब नेचर नहीं कोई आएगा नेचर कंट्रोल, हम खुद क्या करें यहाँ पे, जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, उस वक्त हम क्या करेंगे, बस कुछ प्रिवेंट करना है, हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो है उनको मिलने से रोक देना है, मिलने नहीं देना उसे। तो हम क्या करेंगे, नेचुरली हम बिना किसी केमिकल के, बिना किसी डिवाइस यूज किए ही नेचुरल तरीके से उस गैमेट को मिलने नहीं दे रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहे हैं, रिप्रोडक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होने देंगे, यानी बर्थ कंट्रोल करेंगे, तो बोलेंगे नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड में पढ़ना है हमें क्या क्या, पहला मेथड है जिसका नाम है विड्रावल मेथड। विड्रावल ना वर्ड सुने हैं, पैसा निकालना होता है ना, बाहर निकालना, तो इसे बोलते हैं विड्रावल मेथड, ठीक है। इसे बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, पॉइंट याद रखिएगा, दो नाम है इसके, क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक, क्वाइटस इंटरप्टस। तो दो मेथड है, एक विड्रावल मेथड, दूसरा क्या है क्वाइटस इंटरप्टस, और दूसरा मेथड है सेफ पीरियड, सेफ पीरियड या बोलते पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक। तीसरा मेथड लैक्टेशनल एमिनेरिया,
दिख रहा है कि नहीं सभी को? लैक्टेशनल एमिनेरिया। तो 3 मेथड हो गए हमारे। नेचुरल मेथड में 3 मेथड आते हैं। कौन कौन सा आता है? पहला आता है विथड्रॉवल मेथड, दूसरा आता है सेफ पीरियड, तीसरा कौन सा? लैक्टेशनल एमिनेरिया। तीनों पॉइंट याद रख लेंगे, ठीक है। क्या होता है तीनों में, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। तो हमारे पास 2 मेथड आ गए। कौन कौन सा आ गया? पहला मेथड हमारा आ गया कौन सा? नेचुरल मेथड। दूसरा आ गया आर्टिफिशियल मेथड। अब नेचुरल में कौन कौन सा आता है? नेचुरल में याद रखना है, पहला विथड्रॉवल मेथड, सेफ पीरियड मेथड, लैक्टेशनल एमिनेरिया। 3 मेथड हो गए। 1 बाय 1 समझते हैं। विथड्रॉवल मेथड क्या है? विथड्रॉवल मेथड में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल जो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो मेल से गैमीट को फीमेल के बॉडी में क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। हम पढ़े होंगे, अभी 3rd चैप्टर पढ़े होंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम बताया गया प्रोसेस इंसेमिनेशन, एजाकुलेशन पढ़े थे। तो मेल बॉडी से मेल गैमीट को फीमेल के बॉडी में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन, एजाकुलेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी पढ़े होंगे ऐसा कुछ। तो क्या करना है कि जब मेल बॉडी से मेल एक्सटर्नल पेनिस, मेल की जो एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी जो मेल की पेनिस है, इससे क्या होता है? स्पर्म को पास किया जाता है किसके? फीमेल के वेजाइना में। मान लेते हैं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो, पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे यूट्रस, नहीं याद है? पढ़े हैं सभी लोग? तो ये मान लेते हैं सर्विक्स आया था ऐसा वर्ड। दिख रहा कि नहीं? पहले नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ बना देते हैं। चलिए ये मान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये पार्ट क्या हो जाता है? वेजाइना होता है। इस वाले पार्ट को नाम क्या देते हैं? वेजाइना, ठीक। और मेल बॉडी से क्या किया जाता है? मेल बॉडी से स्पर्म को इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, मेल के पेनिस से। हम क्या करते हैं? इसको स्पर्म को यहाँ पे एजाकुलेट करते हैं। ये हो गया स्पर्म, एजाकुलेट करते हैं। ये स्पर्म जाता है इस वेजाइना के थ्रू यूट्रस में। यूट्रस से कहाँ जाता है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में, याद होगा। और ओवरी से क्या बनता है? यहाँ से एग बनेगा और यहाँ जाके क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये प्रोसेस चलती है नॉर्मली। करना क्या है हमें? जो जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स कर रहे होंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जब एजाकुलेशन होने वाला है, जब इंसेमिनेशन होने वाला है, यानी जब मेल के बॉडी से स्पर्म रिलीज होने वाला हो, तो उससे पहले ही मेल की जिम्मेदारी है, यहाँ पे मेल का क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेल क्या करे? फीमेल के यूट्रस, फीमेल के वेजाइना से पेनिस को क्या कर ले? आउट कर ले, बाहर कर ले, विड्रॉ कर ले। और एजाकुलेशन कहाँ हो? बाहर हो। जब ये विड्रॉ कर लेगा तो एजाकुलेशन कहाँ होगा? बाहर होगा। जब पेनिस से क्या करेगा? एजाकुलेशन कर लेगा तो स्पर्म कहाँ आ गया? बाहर रिलीज हुए। क्या फर्टिलाइजेशन होगा? स्पर्म जब बाहर हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या चाइल्ड बनेगा? बेबी बनेगा नहीं। तो हमने क्या कर दिया? ये पॉपुलेशन रोक, ये हमने क्या किया? एक इंडिविजुअल रोक दिया, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया इसी मेथड से। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं? नेचुरल मेथड। कोई केमिकल यूज किए? नहीं। कोई मेथड यूज किए? कोई अलग से टेक्निकल मेथड कोई नहीं यूज किए। कोई डिवाइस यूज किए? नहीं किए। तो ये क्या था? नेचुरली ये था। कोई डिवाइस, कोई केमिकल नहीं यूज किए, ठीक है। बस क्या किए? बस जो स्पर्म का एजाकुलेशन हो रहा था, जो स्पर्म का इंसेमिनेशन हो रहा था मेल पार्टनर के थ्रू, उससे पहले ही इसने क्या किया? पेनिस को फीमेल बॉडी से बाहर क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया, यानी इसको क्या कर लिया? विड्रॉल कर लिया। इसीलिए इस मेथड को नाम क्या देते हैं? विड्रॉवल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड बोलते हैं। क्वाइटस को क्या कर लिया? रोक लिया, इंटरप्ट कर दिया, बोलेंगे क्वाइटस इंटरप्टस। समझ में आया? स्पर्म पास ही नहीं करेगा। क्या 100% श्योर है? क्या 100% फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? कह सकते नहीं, ये 100% क्या नहीं है? सेफ नहीं है। क्यों नहीं 100% सेफ है? क्योंकि जब स्पर्म को पास किया जाएगा, हमें पता है स्पर्म की लाइफ साइकिल कितनी है, लाइफ स्पैन कितना है? 1 से 3 यानी 3 डेज होती है ना। स्पर्म की लाइफ स्पैन कितना है? 3 दिन। स्पर्म 3 दिन तक सर्वाइव करता है। आज तो इंटरकोर्स कर लिए, पेनिस बाहर निकाले, पेनिस को विड्रॉ कर लिए, स्पर्म का एजैकुलेशन बाहर हुआ। स्पर्म का एजैकुलेशन क्या हुआ? बॉडी से बाहर हुआ फीमेल से। लेकिन फिर सेकेंड डे अगर मान लेते हैं, सेकेंड डे फिर क्या हुआ? फिर से अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो फिर बॉडी में क्या होगा? फिर से हम स्पर्म को क्या करेंगे? फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जैसे ही जब हम इंटरकोर्स कर रहे होंगे, उस वक्त मेल की बॉडी से, मेल के पेनिस से, पता है सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रीशन होता होगा,
सेमाइनल वेसाइकिल पढ़े हो ऐसा कुछ वर्ड, तो सेमाइनल प्लाज्मा जो लिक्विड है इसका सिक्रीशन होगा, तो एक दिन पहले वाला जो स्पर्म था वो सेमाइनल प्लाज्मा के साथ फिर से फीमेल बॉडी में चला जाएगा। एजाकुलेशन से पहले से प्रोसेस है ये, जो एक दिन पहले वाला जो स्पर्म यहाँ रिलीज हुआ था इसके यूरिथ्रा में ऐसे ही पड़ा रहेगा ना एक दिन पहले वाला, लेकिन जब फिर से जब इंटरकोर्स करेगा तो इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है, फीमेल जो मेल है उसके पेनिस से क्या रिलीज होता है, सेमाइनल प्लाज्मा। तो इस सेमाइनल प्लाज्मा के साथ जो यूरिथ्रा में जो इसके सेमाइनल वेसाइकिल जो यहाँ पे यूरिथ्रा था उसके अंदर जो स्पर्म पहले वाला था वो इसके सेमाइनल प्लाज्मा के साथ फिर से क्या हो गया, एजाकुलेट हो जाएगा फीमेल बॉडी में, और ये क्या कर देगा जाकर के फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो 100% ये सेफ नहीं है, ठीक है। अगला एजाकुलेशन बाहर करेंगे, लेकिन पहले वाला स्पर्म क्या कर सकता है, यहाँ पे फर्टिलाइज कर सकता है। तो 100% श्योर, 100% सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये था विड्रॉल मेथड, समझ में आ रहा है। तो ये था विड्रॉवल मेथड, ठीक है। दूसरा था सेफ पीरियड। अब सेफ पीरियड क्या है, पढ़े होंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन पढ़े होंगे हम लोग, तो सेफ पीरियड क्या है इसको देख लेते हैं। पहला समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसको भी रेज करते हैं, लिख लिए होंगे। देखिए क्या है, पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन हम पढ़े होंगे फीमेल मेंस्ट्रुएशन में, मैमल्स में जो ह्यूमन फीमेल है इसमें कितना होता है, 28 से कितना 29 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें भी पढ़े होंगे कि जो 14 डेज होता है इसका, जो 14वां दिन होता है, 14 डेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है, यानी एग बनता है, ओवुलेशन होता है, यहाँ एग बनता है, ओवम बनता है। कौन से दिन, 14 डेज, 14वें दिन। और एग सर्वाइव कितना दिन करता है, एग जो होता है वह 1 से 2 दिन क्या करता है, ये सर्वाइव करता है, ठीक। तो इस दिन ओवुलेशन हो रहा है। और स्पर्म पता है स्पर्म कितने दिन सर्वाइव करता है, स्पर्म जो होता है कितने दिन कर सकता है, वो 3 दिन करता है। स्पर्म का जो लाइफ है वो कितने दिन का है, 3 डेज का है। तो 3 दिन क्या करेगा स्पर्म। अगर हम फर्टिलाइजर करना 14 डेज स्पर्म को पास कर दे फीमेल बॉडी में और उसी दिन एक बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर एक दिन पहले कर दें, 13 डेज इंटरकोर्स करते हैं, फीमेल बॉडी में स्पर्म गया तो 3 दिन तक फीमेल बॉडी में सर्वाइव तो करेगा। तो एक ही दिन का गैप है ना, 13 डे वाले पास किए, 14 डेज में एक बन गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 12वें दिन आ जाते हैं, इस दिन पास करेंगे तो भी 12, 13, 14वें दिन तक फिर सर्वाइव करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, फिर से क्या हो सकता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये सेफ पीरियड नहीं है, ये सब क्या है, फर्टाइल पीरियड है, ये अनसेफ है। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं कि फीमेल में हमेशा 14 डेज में ही एग का ओव्यूलेशन होगा, 13 डेज भी हो सकता है, एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद में भी हो सकता है। एक दिन पहले हो गया तो क्या होगा, 11वें दिन वाला स्पर्म भी क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज कर जाएगा, करेगा, कर सकता है। और इधर हो सकता है 15 डेज भी हो जाए तो फर्टिलाइज कर सकता है, 3 दिन हो सकता है, 16 डेज हो जाए, ये भी क्या कर सकता है। ये ऐसे पीरियड है जहां स्पर्म क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ये ऐसे है जो यहाँ पे क्या है, ये सेफ नहीं है, इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। इसको कौन सा पीरियड बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्टाइल पीरियड, क्योंकि ये क्या है, हाई रिस्क फेज है, ये फर्टाइल पीरियड है। यहाँ पे रिस्क क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ ज़्यादा चांस है मीटिंग करें, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ गया। लेकिन हमें सेफ रहना तो क्या करेंगे, एक एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कौन सा दिन, 10 दिन, और इधर कौन सा 10वां, और इधर से 17वां दिन लेते हैं। 10 से 17 दिन तक हम क्या करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करें ही ना। कौन कौन सा दिन, 10 से 17वें दिन, क्योंकि इसको हम क्या करें, फर्टाइल पीरियड, अनसेफ पीरियड है। और बाकी बचा हुआ जितना पीरियड है 1 to 5 डेज तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। 6 से लेकर के 10 डेज तक, 9 डेज तक हम क्या मान लें, इसके बीच में इंटरकोर्स करेंगे, एक बनेगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं। अगर इसके बीच में इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, पॉपुलेशन क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। 70 से लेकर इधर 28, 29 डेज तक हम क्या कर सकते हैं, इंटरकोर्स करेंगे 70 के बाद, ये भी क्या सेफ पीरियड में आ जाएगा। तो 1 से लेकर के या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 5 से लेकर 6 से लेकर 10 डेज तक, उधर 17 के बाद का दिन क्या होगा, ये अनसेफ नहीं है, कैसा सेफ पीरियड माना जाएगा। और इसी सेफ पीरियड में अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेफ पीरियड। तो ये नेचुरल मेथड है, किसी केमिकल का यूज नहीं किया, किसी बैरियर का यूज नहीं किया गया, तो ये कौन सा मेथड आ जाएगा, नेचुरल मेथड हो गया, ठीक है। और पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो गया। लेकिन ये भी क्या है, ये भी सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, फीमेल में कोई एबनॉर्मलिटी हो, एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन ये हो सकता है। तो 100% ये भी श्योर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। थर्ड, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड, फर्टाइल पीरियड। अब आते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है,
जब फीमेल से क्या होता है, डिलीवरी होती है, एक बेबी की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के बाद एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम है लैक्टेशन पीरियड। मिल्क का सिक्रीशन होता है, तो बोलते हैं कौन सा पीरियड? लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं। लैक्टेशनल पीरियड में क्या होता होगा? कोई बताएगा? कोई भी? अब देखिए इसमें क्या होता है लैक्टेशनल पीरियड में। जब फीमेल में मिल्क का सिक्रीशन होता है बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। जब तक मिल्क का सिक्रीशन होता रहेगा बोलेंगे लैक्टेशनल पीरियड। ठीक है, 6 मंथ तक फीमेल की बॉडी से मिल्क का सिक्रीशन होता रहता है, उसके बाद भी होता है, लेकिन 6 मंथ तक तो नॉर्मली होता रहता है, जो बेबी को देना जरूरी है। तो जब तक ये मिल्क का फीडिंग कराती रहेगी फीमेल, या जब तक उसके बॉडी में मिल्क का सिक्रेशन होता रहेगा, उसके बॉडी में मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन्स जो है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हो गया, ये सब हार्मोन्स का अमाउंट क्या है, बॉडी में ज़्यादा रहेगा। और जब तक ये बॉडी में ज़्यादा रहेगा तब तक ये बॉडी में ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होने देता है, तब तक दूसरा एग का डेवलपमेंट नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी नेचुरल मेथड है। तो 6 मंथ के बीच में अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो 6 मंथ के बीच में इंटरकोर्स करने से क्या हो सकता है, ये सेफ पीरियड माना जाएगा। ये भी क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन का चांस कम होगा, क्योंकि फीमेल बॉडी में एग बन ही नहीं रहा है, एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। एवोल्यूशन जब हो ही नहीं रहा है, एक बन ही नहीं रहा है, तो क्या यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो ये भी क्या हो सकता है, सेफ पीरियड माना। लेकिन ये जरूरी नहीं है, किसी फीमेल में मिल्क का सिक्रीशन नहीं होगा, किसी फीमेल में हार्मोन का सही सिक्रीशन नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, पहले ही एग का हो सकता है। कभी देखिए किसी ऐसे कपल में जिसमें बेबी गैप कम हो, 2 बच्चों के बीच में 1 साल हो सकता है, तो ये इसी के शिकार होते हैं, 1-2 साल के, क्योंकि क्या 6 मंथ तक नहीं होता है, लेकिन बीच में क्या गलती से क्या अगर या फर्टिलाइजेशन हो गया इंटरकोर्स के थ्रू, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी आ जाएगी। तो ये भी 100% सेफ नहीं है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, बीच में इंटरकोर्स करेंगे तो माना जाता है कि क्या होगा, ये सेफ, क्योंकि उस बीच में फीमेल के बॉडी में कौन सा एंटी एस्ट्रोजन या ऐसा कुछ हार्मोन सीक्रेट होगा जो एग का डेवलपमेंट नहीं होने देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये होगा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या क्या किए हम, विड्रॉल मेथड, सेफ पीरियड और लैक्टेशन एमिनोरिया। ठीक है, तो ये नेचुरल मेथड है। किसी भी केमिकल, किसी भी आईओडी का, जब किसी भी हम बैरियर का यूज नहीं किए हैं, किसी भी पिल्स का यूज नहीं किए हैं, बिना केमिकल का यूज किए, बिना बैरियर मैकेनिकल यूज किए ही हमने क्या कर लिया, प्रेगनेंसी को या बर्थ को कंट्रोल किया, इसलिए इसको बोलेंगे नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं दूसरा मेथड जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में आते हैं, इरेज कर दें। चलिए आते हैं आर्टिफिशियल मेथड में। तो पहला नेचुरल था, दूसरा मेथड आ जाते हैं कौन सा, आर्टिफिशियल। अब देखिए आर्टिफिशियल मेथड में क्या क्या आएगा। आर्टिफिशियल में हम क्या करेंगे, इसमें कई सारे मेथड आते हैं, नॉर्मली 3 मेथड पढ़ना हमें। एक आता है फिजिकल मेथड, या बोलते हैं इसी को बैरियर मेथड। एक कौन सा मेथड आ जाएगा, बैरियर मेथड, या इसी को बोलते हैं फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसको हम फिजिकल जो मेल और फीमेल गैमेट है उसको फिजिकली कॉन्टैक्ट से रोकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड। चूँकि इनको मेल और फीमेल गैमेट को रोकने के लिए हम बीच में बैरियर का यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं बैरियर मेथड, और इसी का नाम क्या है, मैकेनिकल मेथड। तो ये 3 नामों से जाना जाएगा, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और बैरियर मेथड। ठीक है, इसमें कई सारे आ जाते हैं, अभी इसको देख लेते हैं क्या क्या आएगा, देख लेंगे। दूसरा मेथड इसमें है केमिकल का यूज करेंगे हम। कुछ ऐसे केमिकल आते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आते हैं, फोम्स आते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे ऐसे केमिकल का यूज करेंगे जो मेल और फीमेल गैमेट को प्रिवेंट करेगा मिलने से, मीटिंग करने से, फ्यूजन से, बोलेंगे केमिकल मेथड, क्योंकि इसमें हम क्या यूज किए हैं, केमिकल, तो बोलेंगे कौन सा मेथड है, तो बोलेंगे केमिकल मेथड। ये हो गया केमिकल मेथड। ठीक, तीसरा मेथड आता है कि हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू कर लेते हैं, तो बोलते हैं सर्जिकल मेथड। जो परमानेंट मेथड था, याद आ रहा है, तो सर्जरी के थ्रू बोलेंगे क्या आ जाएगा, सर्जिकल मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वैसेक्टॉमी और एक पढ़ेंगे ट्यूबेक्टॉमी। फीमेल में होगा ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी मेल में, तो ये पढ़ेंगे सर्जरी के थ्रू। फिर आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कई सारा पढ़ते हैं। एक इसमें पिल्स का यूज करेंगे, तो बोलेंगे कंट्रासेप्टिव पिल्स, अभी देख लेते हैं इसको भी।
कंट्रासेप्टिव पिल्स, टेबलेट्स का यूज करते हैं, बोलते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अब कंट्रासेप्टिव पिल्स में फिर पढ़ेंगे, दो हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, और एक पढ़ेंगे सीओसी, एक है पीओपी, ठीक है। पीओपी का मतलब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, और दूसरा आता है कंबाइन ओरल पिल्स कंट्रासेप्टिव, कंबाइन ओरल कंट्रासेप्शन। तो दो इसमें पिल्स आते हैं, नाम सुनेंगे सहेली का, नाम सुनेंगे मालाडी का, तो हम इसकी बात करेंगे अभी, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है, लिखा है ना वहाँ पे लास्ट सेकेंड लाइन, एनसीईआरटी में सेकेंड लाइन नीचे से सेकेंड लाइन लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा सहेली का, CDRI का, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन बनता है कि सहेली कहाँ डेवलप की गई थी, सो लखनऊ में की गई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो अभी आएगा तो देखा जाएगा। तो ये हो गया कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर लिए। फिर इसी में हम लोग क्या यूज करेंगे, कुछ ऐसे डिवाइस का यूज करते हैं जो इंट्रा यूटेराइन होता है, यूट्रस में हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की बात करेंगे, ठीक है। IUD, तो IUD आ गया। फिर हम इसी में यूज करेंगे इम्प्लांट, इसी में हम क्या यूज करेंगे, इम्प्लांट, सिंपल प्लास्टिक जो होगा। फिर इसमें क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा इसमें इंजेक्शन का यूज भी करते हैं, ठीक। IUD कितने टाइप का अभी वो भी पढ़ेंगे हम लोग, इम्प्लांट और इंजेक्शन इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सब अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैरियर मेथड की। हाँ, आज की क्लास हमारी यही होगी, बैरियर मेथड पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे, इतना आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बचेगा कौन सा आपका, MTP बचेगा, एवर्सन बचेगा, एक प्रोसेस एमनिसेंट देख लेते हैं अभी, हो सकता है आज ही कंप्लीट कर लिया जाए या तो कल स्टार्ट किया जाएगा। एमनिसेंट हो जाएगा, MTP बचेगा, कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाए आपका एमनिसेंट भी बचेगा, MTP, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 8 बचेगा, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बचेंगे, ठीक है। 3 टॉपिक बचेगा आपका। तो पहले स्टार्ट करते हैं बैरियर, ठीक है। बैरियर मेथड, इसके थ्रू हम कंट्रासेप्शन कैसे हम स्टार्ट करेंगे, तो आते हैं बैरियर मेथड, फिर केमिकल मेथड, और फिर सर्जिकल मेथड। नोट हो गया, पहला मेथड स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड, इरेज कर दें। देखिए बैरियर मेथड क्या, बैरियर मीन्स क्या होता है, रोकना, बैरियर लगा देना, कोई फिजिकली क्या करे, रोक दे, लगा होता है बैरियर, रास्ते में जाते हैं पुलिस वाले लगा देते हैं बैरियर, नहीं जा पाते हैं, हमें रोक देते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, रोकना है, किसको रोकना है, हमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को, स्पर्म को और एक को क्या करना, मीटिंग होने से, उसको फ्यूजन होने से रोक देना है। बीच में कोई डिवाइस, बीच में कोई बैरियर लगा देंगे, बोलेंगे बैरियर मेथड, ठीक है। क्या क्या आते हैं इसमें देखिए बैरियर मेथड में, अब देखिए बैरियर मेथड में पहला आता है जो फिजिकल मेथड है, जिसका नाम है कंडोम। ये पहला मेथड है कंडोम। अब ये जो आते हैं, ये दो आते हैं, एक ये आता है मेल और सिंपल प्लास्टिक का, ये सिंपल क्या होता है, लैटेक्स शीथ का बना होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है किसका बना होगा, तो याद कर लेंगे ये बना किसका, लैटेक्स शीथ का। एक बार देख लेंगे, लैटेक्स शीथ ही है ना, एनसीईआरटी मैच कर लीजिए सभी लोग, लैटेक्स शीथ है कि नहीं, रबर का से लैटेक्स शीथ का बना हुआ है, हाँ है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल, ये क्या है, बैरियर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडोम की बात कर रहे हैं। तो सिंपल किसका बना होगा, लैटेक्स शीथ का बना है, रबर जैसे बना हुआ, फ्लेक्सिबल है। और ये होता क्या है, मेल के लिए भी आता है तो बोलेंगे मेल कंडोम, फीमेल के लिए आएगा तो बोलेंगे फीमेल कंडोम, तो दोनों के लिए आएगा, ठीक। अब होता क्या है, रबर या लैटेक्स का बना हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल फाइबर का बना हुआ है, जो करते क्या, मेल और फीमेल जो अपने एक्सटर्नल जेनेटिलिया को, जो मेल है जिसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस है, उसको कवर कर लेगा। इससे जब कवर कर लेगा, कवर करने से क्या होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो एजाकुलेशन इस लैटेक्स में होगा, फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, तो स्पर्म एग से नहीं मिल पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाता है, इसको देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। एनसीईआरटी में कंपनी का नाम लिखा है, याद कर लेंगे, निरोध कंपनी, और लिखा ये यूजेबल है कि नहीं है, तो ये दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये रीयूजेबल नहीं है, ठीक है। एक बार इसको यूज कर लेंगे। हाँ, ये भी पूछता है ये क्या है, ये डिग्रेडेबल है कि नहीं, तो ये डिग्रेडेबल है, ठीक है। ये क्या हो जाए, आसानी से इन्वायरमेंट में नष्ट हो सकता है, तो ये हो गया मेल कंडोम। फीमेल में देखेंगे क्या है, तो इससे क्या है, ये मेल अपने पेनिस को क्या करेगा, कवर करेगा, और फीमेल में क्या है, फीमेल में कुछ इस तरह का होगा, सिंपल प्लास्टिक का। इसका एक साइड जो होता है ओपन होता है, एक साइड क्लोज होता है। जब मेल
से क्या करेगा, ये अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को इसको कवर कर लेगा, तो जब एजाकुलेशन करेगा तो एजाकुलेशन यहाँ होगा, इसके अंदर ही रह जाएगा। स्पर्म फीमेल के गैमेट से नहीं मिल पाएगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फीमेल क्या करती है, इसको यूज करती है अपने सर्विक्स के जो इसकी ओपनिंग है, सर्वाइकल कैनाल जो है उसको कवर कर लेती है वेजाइना के थ्रू, और जब इसको कवर कर लेगी तो यहाँ पे एक साइड में ओपन है और एक साइड में क्लोज है, तो जब इसे स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा मेल बॉडी से, मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, तो स्पर्म इसी के अंदर रह जाएगा, ये पैक्ड है पूरा, तो इसी के बॉडी के अंदर रह जाएगा, इस सीथ में ही रह जाएगा, और क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो ये होता है वो पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर कर रहा है, इसलिए एसटीडी से भी बचाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। तो याद रख लेंगे, जो ये बैरियर है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इसके डिजीज को ट्रांसफर नहीं होने देता है। अब आती है दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा आता है सर्वाइकल कैप या डायफ्राम। दूसरा क्या है, सर्वाइकल कैप। अब सर्वाइकल कैप है, इसको क्या देख लेते हैं। फिर तीसरा क्या है, तीसरा डायाफ्राम, एक और है चौथा जिसको बोलते हैं वॉल्ट्स। सब एक जैसे हैं, कप शेप के स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब देखिए क्या क्या है, सर्वाइकल कैप, कैप जैसा स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक कैप कप शेप का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का सिंपल प्लास्टिक का ये बना हुआ, लेटेक्स जैसा स्ट्रक्चर रबर का बना हुआ, और ये फीमेल यूज करती है। ये मेल और फीमेल के लिए दोनों था, ये किसके लिए है, केवल फीमेल के लिए। ये रबर का बना हुआ पार्ट जो है वो फीमेल के लिए होगा। अब ये क्या करेगी फीमेल, इसको लेकर के ये खुद भी प्रैक्टिस से कर सकती है या क्या कर सकती है, किसी डॉक्टर या नर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ये इसको खुद यूज कर सकती है, एक बार जान गए तो। इसके बाद इसको लेकर के अपने सर्विक्स की जो ओपनिंग है वजाइना के थ्रू ये उसको क्या करेगी, कवर कर लेगी। कवर करने से क्या होगा, स्पर्म बॉडी के अंदर पास नहीं करेगा, तो ये भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट कर लेगी, इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होने पाएगा। लेकिन ये पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर नहीं कर रहा है, वेजाइना को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को से भी प्रिवेंट नहीं करेगा। पॉइंट याद रखेंगे, ये दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट कर रहे थे, दोबारा यूज नहीं कर पा रहे थे। इसको धुल करके दोबारा यूज कर सकते, साफ करके दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करेगी। फिर उसके बाद आता है डायाफ्राम, ये होगा सर्वाइकल कैप। अब डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम कैप शेप का एक स्ट्रक्चर है। डायाफ्राम क्या है, एक कप शेप का स्ट्रक्चर है, जैसे ये है सेम इसी तरह का है, दिखाई दे रहा है सभी को। ये भी क्या है, ये कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये डायाफ्राम हो गया। कप शेप का स्ट्रक्चर है, इसका भी क्या करें, वही सेम काम है सर, इसको क्या करना, सर्वाइकल कैनाल को ढक लेना, फिर उससे क्या होगा, कवर करने की वजह से स्पर्म पास नहीं करेंगे। एक आता है कौन सा, वॉल्ट्स। वॉल्ट्स को देख लीजिए, वॉल्ट्स की बात कर लेते हैं, ये भी कप शेप का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह का ये भी कप से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी क्या होता है, इसको भी प्रिवेंट करेंगे, वही सेम काम है, ये भी क्या करेगा, स्पर्म को मीटिंग नहीं होने देगा। ये तीनों जो थे, इसको तीनों हम रीयूजेबल है, ये तीनों यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको याद कर लेंगे, क्या है, रीयूजेबल है, ठीक है। लेकिन ये प्रिवेंट नहीं करता है, ये क्या नहीं करता है, नॉट प्रिवेंट फ्रॉम किससे, ये प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किससे, प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट नहीं करेगा। पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। ये रीयूजेबल है, ये रीयूजेबल नहीं है। इसकी एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है निरोध। पॉइंट याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि किसका बना हुआ है, सिंपल प्लास्टिक या सिंपल लेटेक्स है, लेटेक्स शीट्स का बना हुआ है, रबर जैसी स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल नेचर का है, ठीक है। तो ये होगा, तो ये हो गया आपका कौन सा, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या क्या देख लिए हम लोग, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स और कंडोम्स की बात कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, बैरियर मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड एक केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड हो गया था सभी का, चलाते हैं केमिकल मेथड। चलिए अब आते हैं केमिकल मेथड। अब केमिकल यूज करेंगे, बोलेंगे केमिकल मेथड। अब केमिकल में क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उसका यूज हम लोग कर लेते हैं, जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम आ जाते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम, फोम, ठीक है, बोरिक एसिड, ये सब केमिकल, सिट्रिक एसिड, ये सब कुछ केमिकल होते हैं जो केमिकल क्या करते हैं, केमिकल का जब हम यूज करते हैं तो स्पर्म को क्या कर देते हैं, फीमेल बॉडी में यूज किया जाएगा,
तो होगा क्या, जब मेल बॉडी से स्पर्म को ट्रांसमिट किया जाएगा, ये केमिकल उस स्पर्म को मार देंगे, स्पर्मिसाइडल है ना, तो क्या करेंगे, स्पर्म को मार देंगे, और जब स्पर्म मर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर जाएगा, होगा। तो इसका यूज करते हैं। केमिकल में कौन कौन सा हम यूज करते हैं, तो पहला आता है कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स गोलियां जिसको कहते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक। कंट्रासेप्टिव पिल्स में दो पढ़ेंगे, बोल लेते हैं कौन कौन सा, एक प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, कौन कौन से कंट्रासेप्टिव ओनली, क्या है, कौन कौन से वाले हैं, COC, एक है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और एक कंबाइन ओरल कंट्रासेप्शन, ठीक है, दो आते हैं। अब इस पिल्स में एक नाम लिखा हुआ है, हमारे NCERT में लिखा सहेली। तो पिल्स में एक आती है, एक वर्ड यहाँ पे है, उसको पहले समझ लेते हैं, सहेली। ये भी क्या है, एक पिल्स है, जो बनाया कहाँ गया था, याद रखेंगे CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये, लखनऊ में, ठीक है, CDRI लखनऊ में, पॉइंट याद रखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाया गया, या ये सिरप के फॉर्म में भी आता है, पिल्स के फॉर्म में आता है। एक ऐसा बनाया गया सिरप, एक ऐसा पिल्स बनाया गया जिसके अंदर एक ऐसा केमिकल था, जिसके अंदर क्या था, सेंटक्रोमोन नाम का एक ऐसा केमिकल था, एक ऐसा केमिकल था जो एंटी एस्ट्रोजन था। अब आपको पता है एंटी एस्ट्रोजन एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ने नहीं देगा। तो जब इसको हम खाएंगे, लेकिन हाँ इसको एक वंस अ वीक है ये पिल्स जो है, वंस पिल अ वीक, यानी एक वीक में केवल एक ही हम क्या करेंगे, एक गोली खाएंगे, एक सप्ताह में एक गोली खाने से क्या होगा, बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, बढ़ने ही नहीं देगा, बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट ही नहीं बढ़ने देगा। क्या एवोल्यूशन होगा, एवोल्यूशन ही नहीं होगा, एक नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रिवेंट कर सकते प्रेगनेंसी। समझ में आया। दूसरा आता है मालाडी, एक ऐसा, ये भी क्या है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। मालाडी में क्या होगा, ये भी क्या है, इसमें भी कुछ एंटी एस्ट्रोजन होते हैं जिसको हम डेली यूज करना पड़ता है, इसको डेली खाना पड़ता है, बॉडी में हमेशा एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ाया रहेगा, हमेशा क्या होगा, एवोल्यूशन नहीं होने पाएगा। बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट कम कर देगा तो क्या होगा, जब भी हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट डैमेज होगा, डिस्टर्ब होगा, अमाउंट घटेगा बढ़ेगा, तो क्या होगा, एवोल्यूशन सही तरीके से नहीं होगा, तो ये एवोल्यूशन को इफेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगी, एवोल्यूशन नहीं होगा, एग नहीं बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी फीमेल में। तो ये कुछ क्या थे, ये वो कुछ पिल्स थे जो जिसका हमें नाम याद रख लेना है, मालाडी और सहेली का NCERT में नाम लिखा है, एक बार पढ़ लेंगे। दूसरा POP यानी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, दिख नहीं रहा है सभी को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का नाम याद है, बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। एक ऐसा कंट्रासेप्टिव पिल्स, एक ऐसा पिल्स जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन केमिकल है, और जैसे ही उस पिल्स का हम यूज करेंगे, बॉडी में जाकर के प्रोजेस्टेरॉन के अमाउंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब तक इसको हम खाते रहेंगे, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, जो फीमेल की बॉडी है, जैसे मान लीजिए फीमेल की यूट्रस है, ये मान लेते हैं फीमेल की क्या है, यहाँ पे सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना, ठीक। अब यहाँ पे क्या, जैसे प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो होगा क्या, ये यूट्रस को हॉस्टाइल कर देगा, यूट्रस को क्या करेगा, यूट्रस को हॉस्टाइल कर देगा। यूट्रस इस लायक ही नहीं रह जाएगा कि क्या करे, इम्प्लांटेशन करे। बनने वाला जो फर्टिलाइज एग है, जाइगोट है, वो जाइगोट आकर के यहाँ पे क्या करेगा, इम्प्लांट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूट्रस ही उसके लायक नहीं है, ये क्या नहीं है, ये हॉस्टाइल यूट्रस है, वो उसके सही इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर जेस्टेशन पीरियड भी नहीं आएगा। दूसरा क्या करता है, ये इसकी बढ़ने की वजह से ये जो सर्विक्स रीजन है, इस पे म्यूकस जो आता है, म्यूकस को क्या कर देगा, थिक कर देगा, मोटा कर देगा। जैसे ही म्यूकस थिक हो गया, स्पर्म पास ही नहीं करेगा। जब स्पर्म पास नहीं करेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो हम POP पिल्स यूज करते हैं, तो POP की वजह से क्या होता है कि POP की वजह से बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट हमेशा ज़्यादा बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रहेगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा था कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव, ये कंबाइन है,
कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव, एक ऐसी पिल जो कंबाइन है। कंबाइन का मतलब क्या, इसमें दो हार्मोन्स हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा क्या, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का भी फंक्शन आप जाने हैं, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है क्या, यूट्रस को हॉस्टाइल कर देना और इसको क्या कर देना, म्यूकस थिक कर देना, म्यूकस को क्या कर देना, थिक कर देना। ठीक है, तो ये इसका प्रोजेस्टेरॉन का काम है। एक ऐसी पिल्स है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कंबाइन फॉर्म में है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन भी है एस्ट्रोजन भी है। जब इसको खाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा तो यूट्रस को हॉस्टाइल कर देगा, म्यूकस को थिक कर देगा। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगा, ओव्यूलेशन होने नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादा एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, ये एक स्टार्ट भी करता है, एक बनने में हेल्प करता है। ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया तो स्टॉप कर देगा किसको, ओव्यूलेशन को, एक बनने ही नहीं देगा, एक का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा, ना तो एक बनने देगा। ये एक क्या कर रहा है, ज़्यादा अगर हमें डर लग रहा हो कि फिर क्या होने वाला है, हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, तो हम ये COC यूज करेंगे। COC क्या करेगा, एस्ट्रोजन एक तो एक नहीं बनने देगा, अगर एक बन भी गया तो क्या नहीं होने देगा, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म पास नहीं होने देगा। अगर फर्टिलाइजेशन भी होगा तो इसको क्या करने देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। तो ये क्या था, दो तरह का कंट्रासेप्टिव पिल्स था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, आ रहा समझ में। चलिए दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा है IUD। हम क्या करते हैं, कुछ IUD का यूज करते हैं, कुछ डिवाइस का यूज करते हैं जो फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो पहला हो गया कंट्रासेप्टिव पिल्स और दूसरा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस डिवाइस का यूज करते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IUD। ठीक, एक ऐसा डिवाइस जो फीमेल के यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे और कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, वो केमिकल स्पर्म को पास नहीं होने देगा या यूट्रस को हॉस्टाइल कर देगा, तो बोलेंगे क्या है, केमिकल का यूज किए ना, तो यहाँ पे एक डिवाइस का यूज किए हैं तो बोलेंगे इंट्रा, यानी अंदर, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर एक ऐसा डिवाइस यूज किया, इसलिए इसको IUD बोलना है, जो प्रिवेंट कर कंट्रासेप्शन हेल्प कर रहा है, इसलिए बोलेंगे IUD कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसमें क्या आता है, एक आता है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में एक एग्जांपल याद करेंगे आप, लिपिज लूप। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड IUD में एक लूप जैसा बना हुआ एक स्ट्रक्चर, सिंपल प्लास्टिक का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंपल प्लास्टिक का बना हुआ क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है जो डॉक्टर के थ्रू क्या किया जाता है, फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ये क्या करेगा, यूट्रस को हॉस्टाइल कर देगा और इसकी वजह से क्या होगी, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी। अगर फर्टिलाइज हो गया एग तो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन होगी, तो ये आ जाता है सिंपल प्लास्टिक का बना होगा लिपिज लूप, नाम याद रखेंगे। लिपिज लूप क्या है, नॉन मेडिकेटेड IUD है। दूसरा एक IUD होता है जो क्या करता है, जो कापर रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं कापर रिलीजिंग IUD। कापर आयन रिलीज करेगा, बोलेंगे कापर रिलीजिंग, देख लेंगे रिलीजिंग, कापर रिलीजिंग IUD। एक ऐसा IUD जो क्या कर रहा है, कापर रिलीज करने वाला IUD है, जो बॉडी में कापर रिलीज कर रहा है। और जैसे ही यूट्रस में कापर रिलीज करेगा, यूट्रस के अंदर क्या होगा, कापर आयन बढ़ेगा। कापर आयन स्पर्म को क्या करता है, स्पर्म को मोटेलिटी को इफेक्ट करता है, स्पर्म को मोटाइल होने ही नहीं देगा, स्पर्म के फ्लैजेला को डैमेज कर देगा, जिससे स्पर्म क्या हो जाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी स्पर्म, क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। इसमें आपको नाम याद रखना है क्या क्या है, एक आता है कापर 7, ठीक है, एक आता है कापर 7 मल्टीलोड 175, मल्टीलोड 175। ठीक है, तो एक आता है कापर T, ठीक है, एक आता है कापर 7, कापर T भी लिख लीजिए, नहीं दिख रहा है, याद कर लीजिए कौन कौन सा है, कापर T, कापर 7। कापर T क्यों कहते हैं, क्योंकि T शेप का बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्लास्टिक का, और ये T शेप का, और इसमें क्या है, इसमें कापर का वायर क्या है, इसमें लिपटा हुआ है, और एक कापर का वायर जितने दिन का हम लगवाते हैं वो होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें कापर का वायर क्या है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, जितना दिन का हम लगा उस हिसाब से कापर आयन लगा होगा। कापर आयन को फीमेल की बॉडी में क्या कर दे रहे हैं, इंजेक्ट कर देना है फीमेल के यूट्रस में। ये मान लेते हैं फीमेल का क्या है, यूट्रस है, ठीक, ये वेजाइना है। अब इसमें हम कापर T को क्या करेंगे, डॉक्टर की हेल्प से इसको कापर T को यहाँ लगा दिया जाता है। ये कापर T क्या करेगा, यहाँ से कापर आयन रिलीज कर, जब तक ये रहेगा इस बॉडी में कापर आयन रिलीज करेगा। कापर आयन से होगा क्या, जैसे यहाँ से स्पर्म पास किया जाएगा, स्पर्म यहाँ जाएगा, मोटाइल करते हुए, मूवमेंट करते हुए, कापर आयन क्या करेगा, इस स्पर्म को मोटाइलिटी को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। तो कापर जो ये है कापर रिलीजिंग IUD, इसका काम क्या है, इसका काम है
सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी। स्पर्म की मोटेलिटी को क्या करेगा? सप्रेस कर देगा, रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। स्पर्म मोटेलिटी मोटाइल ही नहीं रहेगा, स्पर्म मूव करके फीमेल के बॉडी में यूट्रस में जाएगा ही नहीं, फीमेल के बॉडी में जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को? आ रहा है। तो ये हो गया कौन सा? कॉपर टी। टी शेप का इसलिए नाम क्या रहेगा? कॉपर टी। 7 शेप का है तो इसका नाम क्या रख देंगे? कुछ आता है इस शेप का आता है, इसको बोलते हैं कॉपर 7। ये भी इसी तरह होगा। इसमें भी क्या होंगे? कॉपर वायर लगे होंगे ऐसे ही। ये हो गया कॉपर 7। सेम इसी तरह एक आता है मल्टीलोड 375, पॉइंट याद रख लेंगे इस तरह का। सेम वही ऐसे आएगा। इसमें क्या होगा? इसको भी इसी तरह से मेडिकल हेल्प से, डॉक्टर हेल्प से इसको भी क्या कर लेते हैं? ऐसे आएगा। ठीक है, तो तीनों एक ही जैसे हैं, बस नाम हमें याद रखना है कि काम तीनों का है। कॉपर आयन रिलीज कर रहा है तो क्या करेगा? स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस कर दे रहा है, इसलिए क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईओडी है जो कंट्रासेप्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लिपिज लूप, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और क्या हो गया? मल्टीलोड 375, 175 नहीं, 175 नहीं, 375 है, सही कर लेंगे। और फिर आ गया कॉपर टी। ठीक है, तो ये इतना क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो ये हो गया आईओडी। ठीक है, एक और आईओडी आता है, उसको इरेज कर दें। एक और आईओडी आता है, हो गया था ना? एक और आईओडी है जो हार्मोन रिलीज करता है। ये कॉपर रिलीजिंग हो गया। एक आता है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, जैसे प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट और एक आता है LNG-20, लीवोनॉर्जेस्टेरॉन 20। तो प्रोजेस्टासर्ट क्या है? एक ऐसी आईओडी, एक ऐसी डिवाइस है जो फीमेल के यूट्रस में जाके इंजेक्ट कर देंगे तो क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से फिर क्या होगी? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, फीमेल की यूट्रस को हॉस्टाइल कर देगा, एक बनने नहीं देगा, तो फिर क्या होगा? ये भी प्रिवेंट कर सकते हैं। LNG-20 ये भी एंटी एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। एंटी एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन्स जो ऐसा केमिकल सिक्रेट करेगा जो एंटी एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरॉन को नहीं बॉडी में सिक्रेट होने देगा। ठीक है, लोग बोलते हैं लीवोनॉर्जेस्टेरॉन। LNG-20 का मतलब क्या? लीवोनॉर्जेस्टेरॉन 20। तो इसका भी क्या होगा? जब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को बॉडी में रोक देगा इसके सिक्रेशन को, तो फिर यूट्रस हॉस्टाइल हो जाएगा, एक नहीं बनेगा। ये भी क्या करता है? कंट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह यूज करते हैं। ठीक है, बस हमें क्या याद रखना है कि कौन सा आईओडी कॉपर रिलीज करता है, पॉइंट याद रख लेंगे। कौन सा आईओडी हार्मोन रिलीज करता है, उसमें एक दो एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? आईओडी हो गया। समझ में आ गया? अगला है इम्प्लांट। अगला क्या है? इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या? एक सिंपल प्लास्टिक है। सिंपल प्लास्टिक क्या देखेंगे आपके एनसीईआरटी में ऐसे कुछ बनाया हुआ है, मैच स्टिक जैसा कुछ बनाया हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है, एक आदमी है ऐसे पकड़ा हुआ है। सिंपल प्लास्टिक का होता है। इसको क्या करते हैं? सिंपल प्लास्टिक जो होती है फीमेल की, क्योंकि फीमेल का जो यूट्रस है इसमें अगर कोई भी बाहर से अनवांटेड पार्टिकल आ गया, प्लास्टिक को इंजेक्ट कर देते तो इम्प्लांटेशन उसमें नहीं होने पाता है। तो सिंपल प्लास्टिक है, बस करते क्या है? सिंपल प्लास्टिक को फीमेल के बॉडी में, फीमेल का जो यूट्रस है उसके मसल से इम्प्लांट कर देंगे। जैसे इम्प्लांट कर देंगे वह यूट्रस हॉस्टाइल हो जाएगा और क्या नहीं होने देगा? इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। तो इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी आता है कि एंटी एस्ट्रोजन ऐसा केमिकल भी सिक्रेट कर सकता है ये, तो ऐसा आता है। लास्ट है इंजेक्शन, इंजेक्टाइल। इंजेक्शन भी बहुत सारे आते हैं जो हम क्या करते हैं? एस्ट्रोजन का इंजेक्शन, ऐसे केमिकल का इंजेक्शन जो फीमेल बॉडी में मस्कुलर क्या होते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आता है, जिसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आ जाता है, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, एस्ट्रोजन का इंजेक्शन हो गया। मसल्स के अंदर ऐसे इंजेक्शन हम क्या करेंगे? इंजेक्शन लगा देंगे। इंजेक्शन से क्या होगा? एस्ट्रोजन बॉडी में हमेशा एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ा रहेगा, एस्ट्रोजन का अमाउंट हमेशा बढ़ा रहेगा, तो क्या करेगा? एवोल्यूशन नहीं होगा, एग नहीं बने देगा। एग नहीं बनेगा तो क्या? ये भी यूज करेगा किसकी तरह? ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग आयु, इसमें किसकी तरह यूज कर सकते हैं? एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह। ठीक है, जैसे लिपोप्रोपिया करके एक इंजेक्शन आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लिपोप्रोपिया के इंजेक्शन है जो क्या करते हैं? इसको मसल्स की तरह, मसल्स में क्या करते हैं? इंजेक्ट करके यूज कर लेंगे। और किसी को नाम याद है कोई? देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंजेक्शन में और कोई क्या? केमिकल मेथड। इंजेक्शन में केमिकल मेथड में
डिपो इंजेक्शन जिसे कहते हैं डिपोप्रोपिया नाम का इंजेक्शन है, हाँ कह सकते हैं डिपो इंजेक्शन, इसको डिपो इंजेक्शन है, डिपो इंजेक्शन। और एक एग्जांपल है डिपोप्रोपिया, डिपोप्रोपिया, ठीक। ये डिपोप्रोपिया इंजेक्शन है जिसको क्या करते हैं बॉडी में मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ा के रखता है, तो वही एवोल्यूशन नहीं होने देगा। तो ये प्रोसेस आ गया इतना, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल मेथड, ठीक है, खत्म हो गया, समझ में आ गया। लास्ट एक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। लास्ट बस ये लास्ट टॉपिक है सर्जिकल मेथड, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी पढ़ करके इसको खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल मेथड हो गया, आ रहा कि नहीं सभी को समझ में। लास्ट है जिसका नाम है सर्जिकल मेथड, लास्ट देख लीजिए। परमानेंट मेथड का एग्जांपल है सर्जिकल मेथड, सर्जरी के थ्रू होगा, परमानेंट है, एक बार हो गया, इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसी का नाम क्या है, स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक मेल में भी होता है और ये फीमेल में भी करते हैं सर्जिकल मेथड। पहले देख लेते हैं इन मेल, और एक साइड में क्या है इन फीमेल। देखिए दोनों में, मेल में पढ़े होंगे हम एक टॉपिक यहाँ पे पढ़े थे टेस्टिस, याद आ रहा है, टेस्टिस। टेस्टिस भी पढ़े थे, इसमें से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाए थे, याद आ रहा है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ऐसा कुछ पढ़े थे। और ये जाके ओपन हो गया था किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ पे क्या था सेमाइनल वेसिकल, इसके थ्रू ये जाके ओपन हुआ था किसमें, यूरिथ्रा में। यूरिनरी ब्लैडर में ये ओपन नहीं होगा, ये कहाँ हो गया था, यूरिथ्रा में, याद आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग नाम क्या दिए थे, ये यूरिथ्रा हो गया, ये मान लेंगे ऐसा। और यहाँ से किडनी से आया हुआ यूरेटर, इधर भी आया होगा दूसरा, और इधर भी आएगा रहेगा कौन सा, ये मान लेते सेमाइनल वेसिकल है, ये सेमाइनल वेसिकल है। इधर से भी एक आया होगा दूसरे टेस्टिस का, ये भी यूरिथ्रा में ओपन होगा, और ये मान लेते क्या है ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यूरेटर, जो किडनी से आया था। इस वाले पार्ट को नाम क्या दिए थे, वास डिफरेंस, ठीक। इस वाले पार्ट को बोले थे टेस्टिस, ठीक। ये इतने पार्ट थे। अब मेल में करते क्या है कि जब इस टेस्टिस में क्या बनता है, इसमें स्पर्म बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल होते हैं स्पर्मेटोजोआ सेल, तो ये स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म बना करके वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ भेज दे रहे हैं, यूरिथ्रा में, और यहाँ से बॉडी में, फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दे रहे हैं। करना क्या है हमें, इसमें सर्जरी के थ्रू जो मेल की वास डिफरेंस है इस पार्ट को कट करते हैं, पॉइंट याद रहे, मेल की जो वास डिफरेंस है थोड़ा सा हल्का सा कट करके एब्डोमेन में, और इसको क्या करते हैं, इसके वास डिफरेंस को कट करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं इसी से। फिर क्या करते हैं, इसको बांध देंगे। जब ये बांध देंगे तो रास्ता ब्लॉक हो गया, स्पर्म यहाँ बनेगा भी, हाँ याद रखेंगे, स्पर्म के बनने में, स्पर्म के फॉर्मेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेल में सर्जरी के थ्रू इसको हम वास डिफरेंस को कट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी मेल में स्पर्म पे इफेक्ट नहीं होगा। बस किए क्या है, हम ट्यूब को कट कर दिए, इस वास डिफरेंस को कट कर दिए, टाइड अप कर दिए, बांध दिए। बांधने से क्या हुआ, स्पर्म यहाँ से पास करके यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो इस जो सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज हो रही थी केवल फीमेल बॉडी में सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू केवल सेमाइनल प्लाज्मा ही ट्रांसमिट करेगा, स्पर्म तो आया ही नहीं, तो केवल सेमाइनल प्लाज्मा जाएगा, स्पर्म आया ही नहीं, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस मेथड को कहते हैं क्या, वास डिफरेंस को टाइड अप किए हैं, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं वैसेक्टॉमी, क्योंकि किसको हम टाइट कर दिए, वास डिफरेंस को, सही ना, वास डिफरेंस को, वास डिफरेंस को हमने टाइड अप कर दिया, कट कर दिया, टाइट कर दिया। इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल में कौन सा हुआ, वैसेक्टॉमी। तो मेल में जब सर्जरी के थ्रू वास डिफरेंस को कट करेंगे, टाइट कर देंगे, बांध देंगे, तो बोलेंगे वैसेक्टॉमी। ये सर्जिकल मेथड है, दोबारा ये फिर से क्या नहीं, रिवर्सिबल नहीं होगा। एक बार कट कर दिए तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, स्पर्म पास नहीं करेगा फीमेल बॉडी में। और फीमेल में क्या करेंगे, पहला मेथड हो गया, फीमेल में क्या करेंगे, फीमेल का मान लेते ये यूट्रस है, सही से बना लेंगे, ये फीमेल का यूट्रस हो गया, और ये मान लेंगे सर्विक्स,
ये सर्वाइकल केनाल और ये मान लेंगे, ठीक। ये हो गया फीमेल का स्ट्रक्चर, फीमेल के यूट्रस का। और यहाँ पढ़े होंगे इसके बगल में क्या है, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी है, और यहाँ से क्या है, एक पार्ट ट्यूब का याद है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब याद है ना, फैलोपियन ट्यूब। इसमें यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ ये ओवरी है, इस ओवरी से क्या बन रहा है, इससे बन रहा है एग, इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एग बन रहा है। और ये यहाँ तक जा रहा है इम्प्लिसिट स्टोमा जंक्शन में, और यहाँ से स्पर्म फर्टिलाइज हो गया। तो हम क्या करें, मेल में उसके ट्यूब को कट कर दिए तो मेल से स्पर्म नहीं जा रहा है, किसी एक पार्टनर को कर देंगे। और इसमें फीमेल में क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेल को अगर नहीं कर सकते, मेल में क्या नहीं हो रहा है, वैसेक्टोमी नहीं हो रहा, तो फीमेल में कर देंगे। फीमेल में क्या करेंगे, जो ये ट्यूब है इसको कट करेंगे और इस कट करके इसको बांध देंगे। फीमेल में क्या करें, दोनों में से कोई एक प्रोसेस कर सकते हैं, या तो मेल में या तो फीमेल में। इसमें बांध दिए, फीमेल के ट्यूब को बांध दिए, कौन से ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को बांध दिए। क्या एक बनेगा, एक बनेगा, लेकिन आगे पास नहीं करेगा, आगे पास नहीं करेगा, स्पर्म आएगा भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे ट्यूब को बांध दिए, इसलिए इस मेथड को नाम क्या दे, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो यह पॉइंट याद रहे, ट्यूबेक्टोमी का हो रहा है फीमेल में सर्जरी के थ्रू, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दे रहे हैं, और वैसेक्टोमी मेल में हो रहा है, मेल में क्या है, वास डिफरेंस को कट करके बांध दे रहे हैं। तो ये दोनों सर्जिकल मेथड था, परमानेंट मेथड था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, आईयूडी पढ़े, यानी कंट्रासेप्टिव डिवाइस पढ़े। कंट्रासेप्टिव डिवाइस में कई सारे डिवाइस पढ़े हम लोग, बैरियर मेथड भी पढ़े होंगे, बैरियर मेथड पढ़े, बैरियर मेथड हम केमिकल मेथड पढ़े, ठीक है। इम्प्लांट ऐसा करके आईयूडी कुछ पढ़े हम लोग, फिर लास्ट में हम क्या पढ़े, सर्जिकल मेथड। तो ये कंट्रासेप्टिव डिवाइस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इतना मेथड पढ़े। अब बचता है टॉपिक आपका एमनियोसेंटेसिस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आर्ट यानी स्टेट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और राष्ट्रीय बढ़ता सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एक क्लास और लगेगी आपके, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया वीडियो, तो वो क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम क्या है, एनिमल बायोलॉजी। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको क्या करें, लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। किसी अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबके पास ये जाए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।